आज हम सिर्फ दो सेशन करेंगे, बट दैट्स टोटली फाइन। ओके, सो आज आप जो मेन सेशन है ना, दैट इज अबाउट द क्वालिटी असेसमेंट एंड ग्रेड असेसमेंट। मोस्टली जो मेंटरशिप प्रोग्राम्स होते हैं क्वालिटी असेसमेंट सिखाते हैं, ग्रेड असेसमेंट नहीं सिखाते, क्योंकि ग्रेड असेसमेंट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आती कि क्यों नहीं सिखाते। दे शुड, क्योंकि इससे जो है ना आप लोगों का सिस्टमैटिक रिव्यू मेटा जो होता है काफ़ी इंप्रूव कर जाता है। नॉट ऑल मेटर्स डू ग्रेड असेसमेंट, मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन जिस मेटा ने किया हुआ होता है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। आपको इसकी एग्जांपल दिखाती हूँ। सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा ग्रेड असेसमेंट के साथ। मैंने कल ही इसकी एग्जांपल एक निकाली थी। हम्म। ओके। फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, उनके बीच में उन्होंने किया है फॉर इरिटेबिलिटी इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और सिंपल उन्होंने किया, पहले सिस्टमैटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस किया है, लेकिन आगे उन्होंने ये स्पेसिफाई किया है कि वी हैव डन ग्रेड असेसमेंट। सो ग्रेड असेसमेंट, डूइंग अ ग्रेड असेसमेंट इज लाइक अ लिटिल बिट एन ऑप्शनल थिंग, लेकिन मतलब ये बहुत ज़्यादा, अगर आपकी कोई भी डेफिशिएंसीज हो ना आर्टिकल में, तो उन सारी चीज़ों को कवर कर देता है। तो आपने ट्राई करना होता है कि यू गो फॉर द ग्रेड असेसमेंट ऑलवेज। ओके, सो हम इसको भी इंशाल्लाह देखेंगे। पहले हम क्वालिटी असेसमेंट पे जाते हैं। क्वालिटी असेसमेंट इज़ वेरी इजी एंड वेरी बेसिक, इतना इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। और इसका जो है ना आप लोगों को अभी मैं दिखाऊंगी। क्वालिटी असेसमेंट होती किस तरह है कि यू डू इट फॉर द स्टडीज। ओके, जैसे अभी हम लोगों ने, आप लोगों ने अपना हम स्टेप्स शुरू से देख लेते हैं। हमने अपना टॉपिक सिलेक्ट किया, फिर हमने स्क्रीनिंग करते हैं जिसमें से हम वो स्टडीज निकालते हैं जो हमारी पीको पे फॉल कर रही होती हैं। फिर हम लोग डाटा एक्सट्रैक्शन करते हैं, एनालिसिस था, ठीक है। अगर इस सारे प्रोसेस को एक बंदा या दो लोग कर रहे हो ना, जो आपस में फुली कोऑर्डिनेटेड हो, तो तकरीबन एक हफ्ते, 2 हफ्ते या 3 हफ्तों में रिसर्च कंप्लीट भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन आप लोग इसमें क्योंकि ज़्यादा भी हो, एक बंदा वेट करता है दूसरे का, फिर इस तरह करके थोड़ी सी चीज़ें इसलिए भी डिले हो रही हैं। अदरवाइज इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं होता है। स्क्रीनिंग भी बड़े आराम से हो जाती है, अगर आपको पता है दिमाग में कि यार मेरा क्या, पाई को क्या है या पी को जो भी है वो क्या चीज़ है। फिर आपने डाटा एक्सट्रैक्शन करनी होती है, फिर एनालिसिस, और फिर आप आ जाते हैं लास्ट चीज़ पे, दैट इज़ द क्वालिटी असेसमेंट। जो भी आपकी स्टडीज फाइनलाइज होती हैं ना एक्सट्रैक्शन सेकेंडरी स्क्रीनिंग के बाद, उन स्टडीज के ऊपर या जिनके ऊपर आप लोग एनालिसिस करते हैं, जिन पे एक्सट्रैक्शन करते हैं, उनकी हम क्वालिटी असेसमेंट करते हैं, ठीक है। इन अ वे व्हाट इट इज, कि हम ये चीज़ चेक कर रहे हैं कि जो हमने स्टडीज अपने मेटा में इंक्लूड की हैं, आर दे ऑफ गुड क्वालिटी और नॉट। और ऑफ कोर्स अगर वो गुड क्वालिटी की नहीं होंगी तो आपका मेटा अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो आपने बहुत हार्ड भी नहीं होना अपनी स्टडीज़ पे, लेकिन अगर स्टडी में कोई प्रॉब्लम है जो विजिबली प्रॉब्लम है, उसको आप लोगों ने हाईलाइट भी करना है। तो अगर आपने कोई कोहॉर्ट स्टडी है तो उसके लिए हम लोग ये वाला स्केल यूज़ करते हैं। अगर एक आरसीटी है तो उसके लिए हम लोग रॉबिन्स 2 यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग कोहॉर्ट का देखते हैं, ओपन करते हैं। न्यू कैसल ओटावा स्केल, ओके। इट्स अ वेरी बेसिक इसका स्केल है। आप सिंपल जाओगे, इधर लिखोगे अपने गूगल पे न्यू कैसल ओटावा स्केल का पीडीएफ, ठीक है। इसका जो पहला ही स्केल आ रहा है ना, इसको आप लोग ओपन कर लोगे। इसको हम ओपन करते हैं। ये आपके पास अपना स्केल ओपन हो गया, ठीक है। इसके तकरीबन ये हैं क्वेश्चंस, सिर्फ 7 क्वेश्चन, 7 नहीं होते, एक मिनट, 4 इधर हैं, 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन आपने हर स्टडी के आंसर करने हैं, ठीक है। ये नीचे वाला जो है ये उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। फॉर कोहॉर्ट स्टडीज एक दो, दो उन्होंने दी है। फॉर केस कंट्रोल स्टडीज ये है, दिस इज फॉर द कोहॉर्ट स्टडीज, सो वी आर गोइंग फॉर द कोहॉर्ट स्टडीज, ठीक है। एक मैंने यहाँ ये ओपन किया हुआ था, और ठीक है, ये वाला वो क्वेश्चनेयर है, ठीक है। ये पीडीएफ है, हम लोग इसको अपने पास ओपन रखते हैं। ये हमारी स्टडी होगी, इसका मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। एंड दिस इज, ये भी वही स्केल है, और उसकी थोड़ी सी उन्होंने एक स्टडी पब्लिश हुई हुई है, तो उन्होंने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके अपना स्केल अटैच किया है, ठीक है, कि हम लोग कौन सा चूज कर रहे हैं। अब एक एक चीज को आप लोगों ने आंसर करना है, 7 क्वेश्चन है, और उससे फिर आप लोगों की क्वालिटी असेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। एंड पे जो टेम्पलेट बनेगा, जो जिस तरह उसको रिपोर्ट करना है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, वो कहते हैं स्टडी कैन बी अवॉर्डेड अ मैक्सिमम ऑफ 1 स्टार इन दिस सेक्शन, द सिलेक्शन सेक्शन, सिलेक्शन एंड आउटकम, एंड 2 स्टार्स इन द कंपेरेबिलिटी सेक्शन, दिस वन, ये कंपेरेबिलिटी क्या है, इसमें 2 आप दे सकते हैं।
सिलेक्शन और आउटकम में 1-1। अब आपने स्टार्स किस तरह देने हैं? फर्स्ट थिंग इज कि आपने एक स्टडी को जज करना है कि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन सिलेक्ट किस तरह की। सेकंड, कि उन्होंने कंट्रोल और पॉपुलेशन को कंपेयर किस तरह किया। थर्ड, उन्होंने रिजल्ट्स किस तरह चेक किए। दिस इज यू आर क्रिटिसाइजिंग अ स्टडी, ओके, नॉट एन आउटकम, नॉट एनीथिंग एल्स। अभी आपको दिमाग में होना चाहिए कि जितनी स्टडीज हैं सिर्फ उन स्टडीज का। तो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे इस तरह। जब आप लोगों की एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक स्टडी एक बंदे को देंगे, ताकि वो तकरीबन कितनी स्टडीज होती हैं, 8 स्टडीज ही फाइनल एक्सट्रैक्शन में मोस्टली आती हैं, 8-9। इससे ज़्यादा तो कम ही होता है कि इससे ज़्यादा 8 सिटीज़ और कोहॉर्ट्स आपके आउट हों। तो जो भी वो होंगे ना, तो उनको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, एक एक बंदे पे एक एक स्टडी हम लोग ले आएंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एक्सपोज्ड कोहॉर्ट, रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द एक्सपोज्ड कोहॉर्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इज इट ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, समवट रिप्रेजेंटेटिव है, या सिलेक्टेड ग्रुप आपने चूज किए हैं, या इसको आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया कि आपका जो ग्रुप था जहां से पॉपुलेशन आपने ली वो कैसा था। ठीक है, जैसे अब ये एक स्टडी है, इसको इन्होंने एज अ सैम्पल स्टडी है, ठीक है, दैट इज दिस स्टडी इज ऑन मेंटल हेल्थ, इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल इलनेस की है, ऊपर क्वालिटी इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ केयर विद पेशेंट्स विद मेंटल इलनेस। अब अगर मैं सिर्फ वो पेशेंट्स लेती हूँ जिनको कोई मेंटल इलनेस है, तो इसका मतलब यह है कि मेरी अपनी स्टडी के टॉपिक के मुताबिक ही उस स्टडी ने चूज किए हैं। ठीक है, एक मैं इसकी एग्जांपल दूंगी, एक और की भी आपको दूंगी। अगर उन्होंने कुछ खास सिवियरिटी को बता दिया, जैसे कि अगर मैं मेंटल इलनेस के ऊपर बात कर रही हूँ, लेकिन जो मतलब मेरा सरमा जो है वो मेंटल इलनेस के ऊपर है, और जो मेरी स्टडी है वो सिर्फ वेरी सिवियर कोई एडीएचडी के पेशेंट्स के ऊपर है, या फिर कोई वेरी सिवियर मेंटल इलनेस के ऊपर है, या फिर वो कहते हैं कि हमने कोई खास लोग लिए जैसे कि थोड़ा सा उनमें मेंटल इलनेस ही थी, लेकिन सम क्राइटेरिया दे प्री डिफाइंड कि इट वाज मेंटल इलनेस फॉर 3 मंथ्स, मतलब कोई थोड़ा सा उन्होंने स्पेसिफिकेशन एक्स्ट्रा ऐड की हुई है उस स्टडी में, तो आई विल गो फॉर दिस वन, समवट रिप्रेजेंटेटिव। अगर वो कह देते हैं कि कोई सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ यूजर्स थे, कि एचआईवी के लोगों में, प्रेग्नेंट में, कुछ इस तरह की जो मतलब खास पॉपुलेशन के खास लोग थे, तो देन आई विल गो फॉर दिस वन। और अगर कुछ एक्सप्लेन नहीं किया हुआ तो मैं कहूंगी कि नो डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोहॉर्ट। ठीक है, जैसे अब ये मेरे पास एक स्टडी है दैट इज फॉर सीमाग्लूटाइड वर्सेस टेर्जिपेटाइड फॉर वेट लॉस इन एडल्ट विद ओवरवेट एंड ओबेसिटी। ठीक है, मेरा सरमा का टॉपिक है, यही टॉपिक है मेरा, सीमाग्लूटाइड वर्सेस टेर्जिपेटाइड फॉर वेट लॉस, ओके, इन एडल्ट्स विद ओवरवेट एंड ओबेसिटी। अब इनका देखते हैं हम लोग कि अब इन्होंने क्या पॉपुलेशन दी है। अब वो कहते हैं कि हमने लोग जो लिए हैं दोज पीपल हु वर यूजिंग टाइप 2 डायबिटीज। अब हम नीचे चले जाते हैं, मोस्टली आप लोगों को सब कुछ जो मिलेगा ना अपनी मेथडोलॉजी में मिलेगा। ठीक है, स्टडी डिजाइन, स्टडी पॉपुलेशन, वी आइडेंटिफाइड एडल्ट्स दैट वर यूजिंग टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस। ठीक है, सिंपल ये वाले लिए हैं, और हु हैड ओवरवेट एंड ओबेसिटी। तो अगर मेरा टॉपिक सिंपल होता ना कि सिर्फ एडल्ट्स, और अगर उन्होंने सिर्फ ओवरवेट और ओबीस लिए होते, तो मैंने ये चूज करना था सेकंड, समवट रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अगर मेरा सरमा का टॉपिक है सरमाग्लूटाइड एंड टर्सिपिटाइड फॉर एडल्ट्स विद ओवरवेट एंड ओबेसिटी, तो इसका मतलब है कि आई एम गोइंग फॉर द ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव। ये जो होती है ना, थोड़ी सी चीजें इस तरह की आ जाती हैं कि आपने थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग वाली साइड पे ही, और इन अ वे इसमें कोई गलत नहीं होता, नो बडी ओपन्स अप और चेक्स के यार आपने कितना किया। हाँ, अगर आप अपनी स्टडी को बहुत पुअर मार्क करते जाओगे ना कि यार नहीं इसने तो कोई एक्सप्लेन नहीं किया, उसको जो है फिर एडिटर भी जो होगा, रिव्यूअर भी होगा, वो इस चीज़ को ओपन करके देखेगा कि इस बंदे ने इतना ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग एक आरसीटी की कैसे की है, क्योंकि आरसीटी भी ऑफकोर्स वो भी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के थ्रू ही चल रहे होते हैं। ठीक है, अब हम अगर हम लोग एक शर्मा में कर रही हूँ ऑन semaglutide and tirzepatide फॉर ऑल टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स, लेकिन ये स्टडी तो देखिए ओवरवेट और obese को ले रही है, तो मैं कर दूंगी इसको समवट रिप्रेजेंटेटिव को अपने पास टिक कर लूंगी। ओके, जो भी जिस तरह भी करना चाह रही हूँ, हाईलाइट कर लूँ, वट एवर वे। और वो कहता है कि इसको आपने एक स्टार देना है। अगर आपकी समवट रिप्रेजेंटेटिव है, गो फॉर गिविंग इट 1 स्टार। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसका टेम्पलेट है। एक मिनट, क्वालिटी असेसमेंट का हमारा टेम्पलेट ये है, दिस वन। यहाँ आपने स्टडी का नाम लिखना है, आगे लिखना है आपने ये कोहॉर्ट है, वो रिप्रेजेंटेटिवनेस है या नहीं ऑफ द एक्सपोज्ड कोहॉर्ट, तो उस आपने एक स्टार दे देना है।
अच्छे करने के लिए आप ये करते हैं कि आप एक लाइन में लिख भी देते हैं कि वाई हैव यू गिवन इट अ 1 स्टार, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। मोस्टली क्या होती हैं वो बस स्टार्स आपने देने होते हैं, ठीक है, कि आप कह देते हो कि दिस इज, मैंने इसको 1 स्टार ऐड कर दिया है। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहते हैं कि आपने जो कोहॉर्ट लिया है, आपने सेम कम्युनिटी से लिया है या फिर किसी और कम्युनिटी से लिया है। जैसे कि अगर एक आरसीटी हुआ है, उन्होंने अपना इंटरवेंशन ग्रुप अमेरिका से ले रहे हैं कोहॉर्ट, वो अपना कंट्रोल ग्रुप वो ले रहे हैं फ्रॉम कनाडा, तो हम लोग कहेंगे कि इट वाज ड्रॉन फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्स, और इसको हम लोग कोई स्टार नहीं देंगे। अगर डिस्क्राइब ही नहीं किया तभी कोई स्टार नहीं देंगे। अगर ड्रॉन फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, देन वी विल गिव इट अ 1 स्टार। सो इसको भी कह देंगे हम लोग 1 स्टार। ओके, अब मैं इसमें जाऊंगी, मैं देख लेती हूँ कि इज इट, इन्होंने कंट्रोल कहाँ से लिया है। इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ होगा कि हमने अपना कंट्रोल ग्रुप, थोड़ा सा इसको आप लोग इस तरह करके सर्च भी कर सकते हैं, कंट्रोल। ओके, मंग प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल्स हमने क्या किया कि जो ट्रीटमेंट उससे ले रहे थे वही एक ही पॉपुलेशन है इनकी, जो उन्होंने पहले टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स लिए थे, उनमें से हाफ लोग जो टेर्जिपेटाइड ले रहे थे उनको एक साइड पे इंटरवेंशन ना दिया, दूसरे वालों को कंट्रोल बना दिया। सो दे डिडंट वेंट फॉर कि एक सेंटर से अलहदा लोग लिए, दूसरे सेंटर से अलहदा लोग लिए, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इन्होंने एक ही पॉपुलेशन चूज की और उसको हाफ हाफ डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट वन इज, वो कहते हैं कि उन्होंने ये चेक कैसे किया कि वो डायबिटिक्स थे, जो एक्सपोजर था, जो भी आपकी पॉपुलेशन थी, वो उन्होंने चेक कैसे की। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज कि सिक्योर रिकॉर्ड्स, सम टाइप ऑफ रिकॉर्ड वाज देयर, सम रिपोर्टिंग वाज देयर, तो इसको आप कहोगे, इसको आप 1 स्टार दोगे। अगर कोई इंटरव्यू लिया गया उनका, जैसे कि अगर एंजाइटी है, मेंटल इलनेस है, जैसे कि हम इसमें देख लेते हैं ओके, कोई इंटरव्यू लिया गया उनसे, तो फाइन, दैट्स ऑल्सो यू विल गिव इट 1 स्टार। अगर पेशेंट खुद बस आके कह रहा है कि मुझे डायबिटीज़ है, तो दैट मीन्स कि आप उसको लिख दोगे रिटन सेल्फ रिपोर्ट। अगर कोई एक्सप्लेनेशन इस तरह की नहीं दी हुई, तो उसको भी आप स्टार नहीं दोगे। तो इन दोनों में आपने स्टार्स देने हैं और अपने साथ इधर ऐड करते जाते हैं, ठीक है, स्टार स्टार उसको आप लोगों ने मेंशन करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने किस तरह किया। इन्होंने भी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स लिखा हुआ था। ये देखिए, the patients were identified using electronic health record data that was linked to the US healthcare system, यानी it was a secure record, okay। exposure जो था, it was a proper checked exposure, यानी quality of study was good। quality of study को ही हम अभी तक बता रहे हैं कि सिलेक्शन जो किया है, was it good or not। डेमोन्स्ट्रेशन दैट आउटकम ऑफ इंटरेस्ट वाज नॉट प्रेजेंट एट स्टार्ट ऑफ द स्टडी, जो आपका इंटरेस्ट आउटकम ऑफ इंटरेस्ट था, यानी कि वेट लॉस, ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट्स को पहले ही कोई वेट लॉस हो रहा था। तो ये भी जब आप नीचे जाएंगे ना, तो उन्होंने बताया हुआ होगा कि नो, वो सारे लोग नहीं यूज़ किए जिनको पहले से ही विद ओवर वेट एंड ओबेसिटी बिफोर इनिशिएशन, जो इस तरह के लोग थे उनको हमने पहले से ही एक्सक्लूड कर दिया था। जिनको कोई मतलब जो पहले से कोई ग्लूकागॉन लाइक रिसेप्टर्स ले रहे थे एंड चीज़ें, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन अफेक्ट हो सकती है। यानी एक्सक्लूजन क्राइटेरिया वाज इट प्रॉपरली डिफाइंड और नॉट, ठीक है। ऐसा ना हो कि पेशेंट को पहले ही वेट लॉस हो रहा हो, तो आपकी दवाई का क्या फ़ायदा। तो वो भी जो होगा ना, उसमें उन्होंने बताया हुआ होगा कि हमने उन लोगों को इंक्लूड नहीं किया। तो इफ़ यस देन गो फॉर गिविंग इट अ स्टार, एंड इफ नो देन नॉट। ओके, तो अभी हमारे कितने स्टार्स हो गए, 1 2 3 4, 4 स्टार्स हमारे सेट हो गए हैं। बस ये सारे आंसर्स आपने करने जाने हैं और उसके बाद जो है ना, आपका पूरी एंड पे स्कोरिंग आ जाती है। कंपेरेबिलिटी का मतलब यह है कि आपने जो इंटरवेंशन ग्रुप था और कंट्रोल ग्रुप था, वाज इट कंट्रोल्ड फॉर द कन्फाउंडर्स और नॉट। तो अभी आपको, आप इधर लिखोगे ना कन्फाउंडर्स, या फिर आप लिखोगे कंट्रोल ग्रुप। या टू प्रोवाइड फर्दर कंट्रोल फॉर कंफाउंडिंग, जो है हमने कहते हैं कि हमने और भी कोई पैरा मॉडल्स वगैरह फॉलो किए थे, ताकि दोनों ग्रुप्स में बैलेंस वाज असेस बाय स्टैंडर्डाइज डिफरेंस, दोनों ग्रुप्स को हमने बैलेंस किया, ठीक है। प्रोपेंसिटी स्कोर्स आर यूज टू बैलेंस द ट्रीटमेंट ग्रुप्स ऑन मेजर्ड वेरिएबल्स, तो बैलेंसिंग प्रॉपर थी, बिकॉज इट्स एन आर सी, इट्स अ कोहॉर्ट स्टडी, ओके। तो हम इसको कह देंगे कि यस इट वाज बैलेंस्ड। तो हम लोग वी विल गो फॉर गिविंग इट अ स्टार। अगर बैलेंसिंग वगैरह का कुछ मेंशन नहीं है, तो अगर कोई भी नेगेटिव पॉइंट देने से पहले आपने फिर उसको ज़्यादा पढ़ना है। अगर पॉजिटिव देने हैं, इट्स टोटली फाइन, ओके। लेकिन नेगेटिव पॉइंट किसी आरसीटी को, किसी कोहॉर्ट को, किसी चीज़ को भी, स्टडी को देने से पहले, क्योंकि उससे फिर आपका जो है सरमा अफेक्ट हो रहा है। अगर आप कहोगे कि आपकी स्टडीज़ इंक्लूडेड जो थी वो गलत थी, वो बुरी थी, तो फिर आपका इसका मतलब है कि आपके सिस्टमेटिक रिव्यू में प्रॉब्लम है। अब वो कह रहे हैं कि आपने आउटकम किस तरह मैयर किया एंड पे, तो ये अब हम लोगों का एंड पे आ जाएगा। सेफ्टी आउटकम्स हैं, यहाँ से इधर मेंशन होगा, वेट आउटकम्स,
और ट्रीटमेंट वेट लॉस था। फिर किस तरह उन्होंने चेक किया ये देखते हैं। ओके, परसेंटेज चेंज इन बॉडी वेट वॉज कैलकुलेटेड, मतलब प्रॉपर किसी मॉडल्स वगैरह से कैलकुलेशन हुई है, साथ फार्मूलाज भी हैं। तो हम लोग कहेंगे कि अच्छा नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है। इट वॉज कि वॉज इट इंडिपेंडेंट ब्लाइंड असेसमेंट, कोई रिकॉर्ड लिंकेज इससे था, पेशेंट ने बस खुद आके बताया कि मेरा वेट लॉस हो रहा है, या क्या तरीका था। ठीक है, इंडिपेंडेंट ब्लाइंड असेसमेंट हम लोगों ने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। सिंगल ब्लाइंडिंग ये होती है कि सिर्फ जो पार्टिसिपेंट है उसको नहीं समझ आ रही। ठीक है, डबल ब्लाइंडिंग ये होती है कि जो पार्टिसिपेंट है उसको भी नहीं पता कि उसको कौन सा ड्रग मिल रहा है, और जो इंटरव्यूअर है उसको भी नहीं पता। ट्रिपल ब्लाइंडिंग ये होती है कि ना पार्टिसिपेंट को पता है, ना जो बंदा कर रहा है उसको पता है, और ना ही थर्ड पार्टी जो एनालिसिस करेगी उसको पता है। ठीक है, तो दैट इज द ब्लाइंड असेसमेंट, और ये आप लोगों को ऊपर उन्होंने मेंशन की होती है कि हमने रेंडमाइजेशन, अगर मैं इसको यहाँ सर्च भी करती हूँ ब्लाइंडिंग, ब्लाइंडिंग नहीं होगा तो रेंडमाइजेशन पे आ जाएगा। ओके, मिसिंग ए ट्रेंड है मुझ में भी अनबायस्ड। ओके, अच्छा इसका भी, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इस पे उन्होंने कुछ किस तरह जो है, उन्होंने जब वो असेसमेंट आउटकम मेजर किया तो हाउ डिड दे डू इट। ओके, तो इसका जो है, इसमें आपने थोड़ा सा मेथडोलॉजी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होता है। ओके, यू हैव टू सी हाउ हैव दे मेजर्ड फॉर वेट चेंज, was not centered censored at the time of interest, सर्वाइवल मेथड was used to accommodate the censoring risk वगैरह, मतलब उन्होंने किया तो अपनी तरफ से प्रॉपर ही है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा फर्दर एक दफा देख सकते हैं। इसको लास्ट करते हैं, फिर एक दफा ब्रेक लेते हैं। वॉज फॉलो अप लॉन्ग इनफ फॉर आउटकम्स टू अकर, येस और नो। और इसको आप लोगों ने फॉलो अप को देख लेना है कि फॉलो अप का कितना टाइम पीरियड है। मोस्टली स्टडीज जो होती है ना वो खुद बताती हैं कि हमने एक फॉलो अप प्रॉपर नहीं किया था, फॉलो अप वाज एंडेड बाय डिसकंटिन्यूशन फॉर, जितने पेशेंट सारे जो आ गए थे तो फॉलो अप उन्होंने खुद एंड कर दिया था। देवर पेशेंट्स वर फॉलोड अप, और जो नो फॉलो अप टाइम वाले थे वो कहने कि उनको हमने एक्सक्लूड कर दिया था। एक सेकेंड, थोड़ा वेट करते हैं अजान का, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, आपने उसको एक दफा देख लेना है कि फॉलो अप प्रॉपर हुआ था या नहीं, और कहते हैं कि कंप्लीट फॉलो अप हुआ है, सब्जेक्ट्स लॉस्ट टू फॉलो अप, और ये चीजें थोड़ा सा मेथडोलॉजी में आपने पढ़नी है। ठीक है, अब इसका एक तरीका ये होता है कि एक दफा आपने अपनी तरफ से खुद कर लेना है। इफ यू आर अनश्योर अबाउट एनीथिंग यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एआई ऑल्सो। ओके, और वो भी आपको पूरी स्टडीज का असेस करके दे देते हैं। लेकिन वही मेन चीज ये है कि यू हैव टू गो फॉर नॉट मेकिंग एनी स्टडी लेस इंपॉर्टेंट, कि आपने उसको ज़्यादा गलती निकालने से पहले आपने, यू हैव टू डबल चेक। ओके, इफ़ यू आर चूजिंग एनी वेरिएबल यू हैव टू डबल चेक इट। तो एआई का अच्छा फिर तरीका ये होता है कि उसको जो भी वो आपको लेबलिंग करके दे, आप उसको मेंशन करो कि गिव मी रीज़न, ताकि आप उस रीज़न को जाके एक दफ़ा चेक करो कि क्या सच में वो है या नहीं है।
एआई की चीज़ें मोस्टली गलत होती हैं, तो यू हैव टू डबल चेक। और दिस इज फॉर द कोहॉर्ट स्टडीज, नॉट द आरसीटी। अब हम लोग आई गेस जो हम लोग चूज ही कर रहे थे, हमने जिसको देख रहे थे, इट वाज अ क्लिनिकल ट्रायल। इट वाज अ कोहॉर्ट, ओके। इट वाज अ कोहॉर्ट स्टडी। आपने ये स्केल चूज करना है फॉर कोहॉर्ट, न्यू कैसल ओटावा स्केल। इस तरह करके आप लोगों का बनेगा टेबल, ओके। सबसे पहले आपने स्टडी का नाम, आगे कोहॉर्ट, और आगे फिर उसको आपने स्टार्स दे देने हैं। 9 इज लाइक द हाईएस्ट स्टार जो आप दे सकते हैं, 7 to 9 इज गुड क्वालिटी, ये नीचे यहाँ मेंशन भी होता है। आई गेस इस पे मेंशन होगा। न्यू कैसल ओटावा स्केल की स्कोरिंग हम ओपन करें ना, तो इसकी 7 to 9 का मतलब यह है कि स्टडी वॉज कंडक्टेड ऑफ हाई क्वालिटी। यस, मोर देन 7 स्टार्स मतलब हाई क्वालिटी है। अगर इससे लो है 5 to 6, इसका मतलब है कि फेयर क्वालिटी है। और अगर 5 to 6 से नीचे हैं, तो इसका मतलब है कि पुअर क्वालिटी है। एंड दैट इज लाइक टोटल ऑफ 9 स्टार्स आप किसी स्टडी को देते हैं। तो आप लोगों की कोहॉर्ट सारी स्टडीज एक इस तरह करके टेबल में आएंगी, ठीक है। जितनी भी कोहॉर्ट की स्टडीज होंगी वो हम लोग सारी एक स्टडी में डालेंगे। और यस, दिस वाज इट फॉर द कोहॉर्ट स्टडीज, ओके। इसकी जो है ना, आप लोग इसमें मतलब बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि यू हैव टू अपनी तरफ से एफर्ट करें। अदरवाइज यही है कि ये पूरा का पूरा आपको जनरेट करके भी एआई दे देता है। लेकिन अच्छा ही होता है कि थोड़ा सा मैनुअली एक दफ़ा आप जो आपको आर्टिकल असाइन हुआ है, गो फॉर रीडिंग इट प्रॉपरली, ओके। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज द रॉबिन 2 आरसीटी के लिए। जो आरसीटी का है, जो अब आपने इसको यहाँ लिखना है रॉबिन 2, हम लोग चूज करते हैं फॉर आरसीटीज। और ये कॉकरेन मतलब ये रिकग्नाइज्ड है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि आपने न्यू कैसल ओटावा यू कैन यूज फॉर फॉर कोहॉर्ट स्टडीज। एंड फॉर आरसीटीज जो सबसे इजी है वो रॉबिन्स 2 है, ठीक है। आप लोग रॉबिन 2 के इसको डाउनलोड करोगे पहले। रॉबिन 2 स्केल असेसमेंट, ओके। इसको आप ओपन करोगे, करंट वर्जन ऑफ रॉबिन 2। आप लोग इधर आओगे, इसकी आप लोग एक्सेल फाइल को डाउनलोड करोगे। दिस इज फॉर आरसीटीज नाउ, ओके। हमने पहले कोहॉर्ट का देखा है, अब हम आरसीटीज पे आ गए। ओके, सो ये हमारी जो है फाइल अभी डाउनलोड हो गई है। इसके सबसे पहले आप लोगों ने जाके इसको अनब्लॉक करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो इसका टूल है वो मोस्टली ओपन नहीं करने देता। वो प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, इसको आपने यहाँ अनब्लॉक कर देना है, ओके। अप्लाई, ओके। ओ, ये गलत मैंने ओपन कर दिया। आई गेस मैंने बाहर रखा। ओके, लेट मी ओपन इट नाउ। इंट्रो आप लोगों के पास इस तरह करके ओपन होगा, ठीक है। अब मैंने उसको इनेबल कर दिया है, वहां से अनब्लॉक कर चुकी हूँ। इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है, रॉब टू असेसमेंट फॉर्म। अब इसमें भी उसी तरह ही करना है कि पहले आपने अपनी स्टडी का नाम यहाँ ऐड करना है, जो भी नाम है इसका। आप कर देते हो, यहाँ पे कर देते हैं सुमैया 2025, ओके। जो भी स्टडी आईडी है यहाँ भी अगेन वही लिख लो। आप लोगों को पता है कि लास्ट ऑथर का, फर्स्ट ऑथर का लास्ट नेम एंड ईयर आगे आप लोगों ने लिखना है। असेसर लिखने की ज़रूरत है तो लिख लें, अदरवाइज नो नीड ऑफ दैट, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप यहाँ मेंशन कर देते हैं, जैसे कि अभी हम लोग करेंगे अर्ली मेटफॉर्मिन वर्सेस इंसुलिन फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज, ठीक है। इंसुलिन, वो कहता है विच आउटकम, ये अभी हमें इसको नहीं ऐड करने की ज़रूरत। स्पेसिफाई विच आउटकम, लीव इट फॉर नाउ, ओके। अगर लिखना चाह रहे हो तो आपने एक खास स्टडी का मेंशन कर देना होता है कि मैं उसका देख रहा हूँ कि इसकी ग्लूकोज इंडेक्स को हम चेक कर रहे हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं कि अब आपने वही सारे क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने कोहॉर्ट के देखे थे, उसी तरह के सारे क्वेश्चंस हैं आरसीटी के। लेकिन हम एक दफ़ा सारे क्वेश्चन से गुजर जाएंगे, ताकि अगर किसी में कोई कंफ्यूजन हो कोई क्वेश्चन में, तो वो आप लोगों को समझ भी आ जाए, ठीक है। पहले वो पूछते हैं कि वॉज द प्रोसेस एलोकेशन सीक्वेंस रैंडम और नॉट, ओके। ऑफ कोर्स इट वाज एन आरसीटी, तो मोस्टली चांसेस यही हैं कि वो आपको बताएंगे कि वो इट वाज रैंडम, ओके। लेकिन हम लोग अपने पास ना इसको ओपन भी करते हैं।
एक आरसीटी हम लोग पीछे को। चलिए मैं बस आपको ना सारी टर्मिनोलॉजीज पहले समझा देती हूँ। वॉज एलोकेशन सीक्वेंस रैंडम, ये भी सब कुछ आपको ना उस स्टडी की मेथोडोलॉजी में ही मिलेगा। अगर हम कहते हैं ओके यस इट वाज रैंडम, रैंडमाइजेशन उन्होंने की थी, उन्होंने प्रॉपरली ग्रुप्स में डिवाइड किया था, रैंडमाइजेशन हुई थी, आधे जो थे वो इंटरवेंशन ग्रुप में थे, हाफ वर इन द कंट्रोल ग्रुप, सो आई से यस ओके। Was the allocation sequence concealed until the participants were enrolled and assigned to interventions? ये भी उन्होंने बताया हुआ होगा कि उनको हम लोगों ने ब्लाइंडेड रखा था, पेशेंट्स वर नॉट इन्फॉर्म्ड कि वो किस ग्रुप में हम उनको डाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्या उनको एलोकेशन सीक्वेंस जो है कंसील्ड का मतलब ये है कि हिडन रखा गया था या नहीं रखा गया था, क्या उनको नहीं बताया गया था कि उनको कौन से ग्रुप में डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक कंसिडर आप इसी को आरसीटी समझ लें, सीमाग्लूटाइड और टेर्जिपेटाइड को। तो क्या उनको बताया गया था कि उसको एक को ये वाली मेडिकेशन मिलेगी एंड द अदर वन को ये मेडिकेशन मिलेगी। तो अगर तो बताया गया था तो इसका मतलब है ऑफ कोर्स आपके रिजल्ट्स अफेक्ट होंगे। एक पेशेंट को अगर पता है कि मुझे ये मेडिकेशन मिलेगी, तो आपने मोस्टली आरसीटीज में ब्लाइंडिंग करनी होती है, उसमें आपने पेशेंट्स को नहीं बताना होता। तो हम कहते हैं कि यस दे वर नॉट इन्फॉर्म्ड, ओके, दे वर कंसील्ड। Did baseline differences between intervention groups suggest a problem with the randomization process? क्या ऐसा तो नहीं था कि पेशेंट्स के डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे बहुत विजिबली उनमें कोई डिफरेंस है? ऐसा ना हो कि जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें सारे ही 60 ईयर से अबव हैं और जो इंटरवेंशन ग्रुप है उसमें जो है सारे ही यंग पॉपुलेशन है। इस तरह कुछ कुछ तो नहीं है। ओके लेट मी, इसको ना मैं नीचे से इसको डाउन करती हूँ। वैसे जो है ना ये पीछे भी हो जाता होता है। ओके आई गेस अभी ऐसे में मीटिंग चल रही है इसलिए नहीं करने दे रहा, अदरवाइज ये नीचे भी हो जाता है। आप अपना आरसीटी अपना जो है ना आरसीटी ओपन भी कर सकते हैं, साथ साथ उनको चीज़ों को भी चेक कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखा दूंगी। आप लोगों ने डेमोग्राफिक्स वाले टेबल में जाना है, उसमें देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि बहुत विजिबल डिफरेंसेस हैं इंटरवेंशन ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में। तो वो कह रहा है कि डिड बेसलाइन डिफरेंसेस, देखें आपको खुद भी पता होना चाहिए कि अगर बेसलाइन डिफरेंसेस होंगे तो इंटरवेंशन ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में, तो उसमें क्या होगा, क्वालिटी असेसमेंट, क्वालिटी ख़राब होगी एक आरसीटी की। अगर पेशेंट्स को पहले से इन्फॉर्म्ड होंगे तो क्वालिटी ख़राब होगी, रेंडमाइजेशन नहीं होगी तो क्वालिटी ख़राब होगी। तो हमने ऐसे आरसीटीज़ के अंदर नहीं जाना जो जिनमें क्वालिटी ज़्यादा ख़राब है। तो हम कहते हैं कि नो इट डिड नॉट सजेस्ट देर वॉज नो प्रॉब्लम विद द रेंडमाइजेशन। फिर आपने इस पर क्लिक करना है और वो कहता है कि आपकी जो रिस्क ऑफ बायस है वो कम है। ठीक है मैं कह देती हूँ ओके आई विल चूज गो फॉर लो। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। ये 6 डोमेन है, उसके थोड़े से क्वेश्चंस कम थे, आरसीटीज के क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा हैं। अब वो कह रहे हैं कि क्या किस वजहों से आपका जो है आउटकम जो आया है वो फ़र्क पड़ सकता है। वर द पार्टिसिपेंट्स अवेयर कि उनको कौन सा इंटरवेंशन दी जा रही है? नो दे वर नॉट अवेयर। वर केयर गिवर्स एंड पीपल अवेयर्ड कि उनको क्या चीज़ दी जा रही है? हम कहते हैं कि नो दे वर नॉट। अगर मैं कह देती हूँ इसको कि यस दे वर अवेयर, ब्लाइंडिंग नहीं हुई स्टडी में, ठीक है। तो कहता है कि जो ब्लाइंडिंग नहीं हुई क्या उसकी वजह से कुछ ऐसा है कि उसकी वजह से रिजल्ट्स ठीक नहीं आए? ये चीज़ें आपको या तो मेथडोलॉजी में मिलेंगी या फिर आरसीटी के एंड पे लिमिटेशंस होती हैं जिसमें उन्होंने बताया हुआ होता है क्योंकि हमने ब्लाइंडिंग नहीं की थी उसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम्स हुई थी। अब आपने इंट्रोडक्शन भी नहीं पढ़ना आरसीटी का, ना डिस्कशन देखनी है ना रिजल्ट्स देखने हैं। जैसे एक्सट्रैक्शन में तो रिजल्ट्स के अंदर ही जा रहे थे ना हम लोग। आपने सिर्फ मेथडोलॉजी देखनी है जब क्वालिटी असेसमेंट कर रहे होंगे और सिर्फ उसका लिमिटेशंस देखनी है। और ये भी जो है ना जो लोग इस तरह करके पूरे आर्टिकल को प्रॉपर पढ़ते हैं तो दे आर इंश्योरिंग के बहुत हाई अमाउंट हाई वैल्यू ऑफ क्वालिटी असेसमेंट हो। अदरवाइज पीपल मोस्टली गो फॉर डिफरेंट यही सॉफ्टवेयर्स पे, और क्योंकि ये स्टेप जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वालिटी असेसमेंट में, मोस्टली पीपल गिव हाई क्वालिटी ही दे देते हैं सारी ज़्यादातर स्टडीज़ को। लेकिन इसमें फिर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर एक कोई आरसीटी बहुत ख़राब कंडक्ट हुआ हुआ है और आपने उसको एक अच्छा स्कोर दिया हुआ है 7 9 आउट ऑफ 9, तो उससे फिर आपका पता लगेगा कि आपके सरमा में आपने ठीक काम नहीं किया हुआ। मोस्टली क्योंकि आरसीटीज वगैरह चीज़ें अच्छी कंडक्ट हुई हुई होती हैं। वर देयर डेविएशंस जो हो गई होंगी रिजल्ट में बिकॉज ऑफ कि पेशेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया था, तो मैं कह देती हूँ कि यस हो गई थी। और उनकी वजह से कहता है कि आउटकम भी खराब हुए हैं, मैं कह देती हूँ यस हुए थे। और बैलेंस नहीं की गई थी। Was an appropriate analysis used to estimate the effect of assignment to intervention? एनालिसिस जो है वो कहता है कि ठीक यूज़ हुआ था या नहीं हुआ था। इफ़ आई गो फॉर के एनालिसिस ठीक नहीं हुआ था और उसकी वजह से पार्टिसिपेंट्स एनालाइज ठीक नहीं हुए। तो अब देखते हैं हम लोग के, वो कहता है कि देर आर सम कंसर्न्स कि आर्टिकल इतना सही नहीं है। ओके, पोटेंशियल फॉर अ सब्सटेंशियल इम्पैक्ट, और अगर इसको मैं फिर अप करूँ
तो देखिए मैंने कहा कि एनालिसिस इतना ख़राब हुआ था कि उसकी वजह से आरसीटी सही नहीं, मतलब रिजल्ट ठीक नहीं आए। तो उसने हाई कंसर्न दे दिए कि आपका जो स्टडी है वो सही नहीं कंडक्ट हुई, देयर आर हाई कंसर्न्स कि जो आरसीटी है दैट इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। ओके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है कि पेशेंट्स को नहीं पता होना चाहिए जो भी उनको मिल रही है, और उनके केयर गिवर्स को भी इन्फॉर्म नहीं होना चाहिए, एनालिसिस प्रॉपर कंडक्ट हो। और अब अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो इट्स लो। ओके, आई विल गो फॉर चूजिंग लो एंड नेक्स्ट डोमेन। कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, आप इस पर डबल क्लिक करें तो इसने उस सारे चीज़ को एक्सप्लेन भी किया है कि हाउ, मतलब थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन फर्दर बता दिया कि नियरली ऑल शुड बी इंटरप्रेटेड, कि जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका मिसिंग आउटकम डाटा वॉज स्मॉल, जो भी चीज़ ठीक है इस तरह करके। जैसे कि इस वाले में देखते हैं, if the participants are aware, it is more likely that health related behaviors will differ between the intervention group. Blinding जो है may prevent such differences if patients experience some side effects. तो आंसर द क्वेश्चन येस और प्रॉबेबली येस। ओके। अगर उनको कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स हुए और उनको पता था कि हमें ये होने चाहिए, दैट दे न्यू टू बी स्पेसिफिक, तो फिर आप जो है ये बताएंगे कि पेशेंट्स वर अवेयर ऑफ द इंटरवेंशन, तो फिर आप येस कर देंगे। मतलब इस पर आप डबल क्लिक करें तो आपको फर्दर हेल्प ही कर देगा। अच्छा, सेकंड चीज़ ये है कि वर द डाटा फॉर दिस आउटकम अवेलेबल। मैं असल में चाह रही थी आप लोगों को साथ आरसीटी एक ओपन कराती, लेकिन ये मुझे क्रॉस नहीं करने दे रहा। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। गाइडेंस इंटरनेट एक्सेस। ओके, अच्छा इसने मुझे करने दे दिया। ये हमारा आरसीटी था, ठीक है। इसमें अब हम लोग यहाँ आएंगे। लेट मी गो बैक हेयर। अब हमारा जो था पहला चीज़ जो थी कि रेंडमाइजेशन तो चलने ठीक हो गई है। बेस लाइन डिफरेंसेस का एक तो आपको मैं दिखाती हूँ। आप यहाँ नीचे आओगे और हम देखते हैं कि बेस लाइन डिफरेंसेस, पहले तो आपकी ना मेथडोलॉजी में ही उन्होंने बताया हुआ होगा कि हमने उनको बराबर देखें। डबल ब्लाइंडेड है, रेंडमाइज्ड है, प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल है। डबल ब्लाइंडिंग का मतलब ये है कि ना पेशेंट को पता था, ना जो बंदा दे रहा था ड्रग उसको पता था कि कौन सी मेडिकेशन जा रही है। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया कि पेशेंट्स पर असाइन रेंडमली ऑन अ 1:1 बेसिस, और मिनिमाइजेशन स्ट्रेटजी थी ताकि बैलेंस करे पेशेंट्स को, ताकि प्रॉपर एक सेंट्रलाइज सिस्टम था ताकि इंश्योर करें कि रैंडम सीक्वेंस हो और एलोकेशन हो। मतलब ऐसा नहीं था कि 30 से ऊपर वालों को इंटरवेंशन ग्रुप में डाल रहे थे और उससे नीचे वालों को कंट्रोल ग्रुप में डाल रहे थे, तो यानी दिस जस्टिफाइज आवर स्टफ। वी विल गो फॉर द नेक्स्ट थिंग। और ब्लाइंडिंग हुई हुई थी तो किसी को नहीं पता था। एनालिसिस का जो है ना एंड पे उन्होंने बताया होगा कि अप्रोप्रिएट एनालिसिस, इस पे भी आ जाते हैं एक मिनट। नीचे हम जाएंगे जहाँ आउटकम्स हैं। इधर इन्होंने मेंशन किया हुआ होगा कि हमने जो एनालिसिस किया है, एनालिसिस वाज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन टू ट्रीट प्रिंसिपल, और सारे पेशेंट्स को हमने इंक्लूड किया था, इन्फॉर्मेशन सारी हमारे पास आ गई थी, ठीक है। The analysis was conducted in accordance with the prescribed outcomes in accordance with the statistical analysis plan. Okay, यानी वो भी सारी चीज़ बता रहे हैं कि प्रॉपर एनालिसिस भी प्रॉपर कंडक्ट हुआ। फिर डोमेन 3 में आते हैं। वर डाटा अवेलेबल फॉर ऑल पेशेंट्स जो रेंडमाइज हुए थे उन सबका डाटा अवेलेबल था। ये भी आप नीचे जाएंगे और ये सारे सबके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खोलता जा रहा है। तो आप लोग यहाँ इस तरह करके सर्च भी कर सकते हो। मिसिंग तो डाटा नहीं था, कितना था। लॉस टू फॉलोअप या फिर होगा फॉलोअप, देख लेते हैं। और वो ना मोस्टली इन्होंने यहाँ भी शो किया हुआ होता है, ये जो शुरू में जो ग्राफ था। अच्छा देखिए, उन्होंने कहा कि 262 प्रेगनेंसीज फॉलोड अप अंटिल डिलीवरी, और वही जो है तकरीबन 264 प्रेगनेंसीज ही इंक्लूड हुई इन द प्राइमरी एनालिसिस। यानी ऐसा नहीं हुआ कि जितने लोग इंक्लूड हुए हैं उतने ही लोगों का फॉलोअप हुआ है। हाँ चले, हम ये कह सकते हैं कि 267 वर रेंडमाइज्ड और 4 विड्रू कंसेंट, 5 डिड नॉट रिसीव प्लेसिबो एज रेंडमाइज्ड, 1 पेशेंट वाज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, हम कह देते हैं कि नहीं, इसमें जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हुई हैं इनको। वर द डाटा फॉर ऑल इंक्लूडेड, नो, पार्शली नो कर देते हैं। ओके। इज देयर एविडेंस दैट द रिजल्ट वाज नॉट बायस्ड बाय द मिसिंग आउटकम डाटा। तो आउटकम डाटा टाइम तक जो उन्होंने इंक्लूड किए हैं वो तो सारे ही उन सबका रिजल्ट अवेलेबल थे, तो हम कहेंगे कि नो, द रिजल्ट वाज नॉट बायस्ड, यस।
इसको हम एल्गोरिथम करते हैं तो वो कहता है कि इट्स टोटली फाइन, बायसनेस खत्म हो जाएगी। अगर कुछ वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मिसिंग हो गए थे, हमारा मिसिंग डाटा बहुत ज़्यादा था, ये लिमिटेशन में उन्होंने मेंशन किया हुआ होगा, तो फिर हम लोग इसको यस करते जाएंगे। ओके। वॉज द मेथड ऑफ मेजरिंग द आउटकम इनअप्रोप्रिएट? ये भी अभी हमने देखा कि उन्होंने कहा कि हमने प्रॉपर एनालिसिस किया, तो हम कहेंगे कि नो। नो। आउटकम जो लोग असेस कर रहे थे, वर दे अवेयर कि पेशेंट्स को क्या चीज़ रिसीव हुई है, तो हमने देखा कि नो, डबल ब्लाइंडिंग हुई हुई थी। तो फिर हम इस पर क्लिक करते हैं, तो फिर भी नो आ गया आपका, लो आउटकम। मोस्टली ये चीज़ें जो होती है ना पॉजिटिव, उन लोगों उन स्टडीज़ में आती हैं जिनका विजिबली कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर उसमें आपने जाना है। तो इसमें अगर जब आप लोग कर भी रहे होगे ना, तो ये नहीं सोचना यार कि कोई आई विल मिस आउट ऑन समथिंग, या फिर मुझे आई थिंक सो कि बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ूँ, शायद आई एम मिसिंग आउट। तो वो चीज़ आपने देखनी है। वर द डाटा डेट प्रोड्यूस दिस रिजल्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्री स्पेसिफाइड एनालिसिस प्लान, तो उन्होंने वो बताया हुआ है कि यस हमने उसके अकॉर्डिंग किया है, यस। इज द न्यूमेरिकल रिजल्ट जो है बीइंग लाइकली टू हैव बीन सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट? क्या वो कह रहे हैं कि जो आपका रिजल्ट आया, ऐसा हो सकता है कि आपने बाद में कोई डेफिनेशन और स्केल्स एंड आउटकम्स, डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स मल्टीपल यूज़ किए हैं, जैसे कि अगर एंग्जाइटी के लिए डिफरेंट स्केल्स यूज़ किए हैं और सारे, तो अगर ये चीज़ जैस होती है, इसका मतलब है कि आपने इतना प्रॉपर कंडक्ट नहीं किया, तो आपने इसको नो करना है। यानी हमारी थोड़ी स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए कि अगर मैं एंग्जाइटी मैयर कर रही हूँ, तो इट शुड बी स्टैंडर्डाइज कि मैं हर पॉपुलेशन की किस तरह एंग्जाइटी मैयर कर रही हूँ। और मल्टीपल एनालिसिस कंडक्ट हुए हैं, एलिजिबल एनालिसिस ऑफ द डाटा, तो इसको भी हम कहेंगे कि नो, एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड एनालिसिस कंडक्ट हुआ है। तो इसमें जो है फिर आपका लो साइड पे जाएगा। लेकिन वो कहते हैं आंसर यस इफ देर इज क्लियर एविडेंस data measurement was analyzed in multiple ways, but data is fully reported without justification, and the fully reported result, मतलब आपने क्या किया कि आपने अपना रिजल्ट लाने के लिए डिफरेंट एनालिसिस कंडक्ट किए कि मेरा जो रिजल्ट मैं चाहती हूँ अपने आरसीटी में उसके मुताबिक हो। तो मतलब दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। डिफरेंट स्केल्स यूज़ करना, दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग टू डू, कि आप एंग्जाइटी के डिफरेंट स्केल्स यूज़ कर रहे हैं ताकि वो रिजल्ट्स आ जाएं जो आप चाह रहे हैं। ओके, सो इट शुड बी अ स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ मेजरिंग द आउटकम्स एंड अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट टू मेजरिंग द एनालिसिस ऑफ द डाटा। फिर अब हमने ये सारे डोमेन्स पूरे कर दिए हैं, डोमेन 1 2 3 4 सारे 5 पूरे हो गए हैं। ओवरऑल बायस में जाएंगे, सारा लो आया है, तो इसको हम करेंगे कि लो, और इसको हम कर देंगे सेव। सॉरी, इस पे भी आप लोगों ने ना इनको भी सिलेक्ट करना है, जर्नल का फुल आर्टिकल और ये सारी चीज़ें। ओके, लेट्स गो फॉर सेव। नहीं, इसको नहीं छेड़ना। ये सेव क्यों नहीं करने दे रहा? ओके, अच्छा सेव हो गया है, यस। क्लोज करते हैं हम। यस, ये हमारे पास डाटा आ गया। अच्छा, इसमें ये भी नहीं है कि आपने ट्राई करना है कि सारे आरसीटीज जो हैं उनको आप बहुत हाई क्वालिटी ही मेंशन कर रहे हो। अगर कुछ कंसर्न है, कुछ रिजल्ट आपको लग रहा है, तो आपने उस चीज़ को रिपोर्ट करना है, ठीक है। और इसका जो है ना डबल चेकिंग ये है कि एक दफ़ा आप खुद कर लो, और दूसरा ये है कि एक दफ़ा आप एआई से करवा लो, ठीक है। फिर अगर उसमें कोई, दोनों में कोई डिस्क्रिपेंसीज आएंगी, तो उसको बंदा चेक कर लेता है कि यार किसकी तरफ से ज़्यादा वो आ रहा है। अगर तो एआई भी मोस्टली आपको बता देता है कि इस आर्टिकल में ये प्रॉब्लम है, ताकि ऐसा भी ना हो कि आपने बिल्कुल ही हर चीज़ को 100% सही किया, वो कि 100% हाई क्वालिटी ही चल रही है। अब आपने यहाँ जाना है, इसका अभी हम देखते हैं फिगर। फिगर कैसी उसने बनाई है, एक सेकेंड, नीचे है आई गेस। ओके, पहले सॉरी, शुरू में आएंगे, यहाँ फिगर्स बनाएंगे, फिगर्स पे क्लिक किया मैंने। ओके, इसको कहते होते हैं ट्रैफिक, ट्रैफिक प्लॉट इसको कहते हैं, ठीक है। ट्रैफिक लाइट प्लॉट भी कहते हैं। देखें इसमें मतलब ग्रीन, येलो, रेड। अगर आपने लो रिस्क पे किया है, तो वही सारा दिखा रहा है कि ये स्टडी थी, अर्ली मिड फॉर्म जो भी आपके कंपेरेटर्स होंगे, आउटकम्स होगा, और ये करके उसने बता दिया कि ये सारी स्टडी जो है सारी लो रिस्क पे थी। अब ये जो चीज़ होगी ना, ये हमने अपने उसमें आर्टिकल में, जैसे इसका जो था, हम लोगों ने वो टेबल बनाया था फॉर कोहॉर्ट न्यू कैसल ओटावा स्केल का, तो इसमें जो है ना आपने इसका जो है इस तरह की एक ट्रैफिक प्लॉट बनेगा। अब हम लोग यहाँ से कॉपी नहीं कर सकते इसको, यू हैव टू गो टू अ डिफरेंट साइट एंड अपलोड देयर। उसको कहते हैं रॉबविस। वो जो है जिस फॉर्म में आपको रिजल्ट्स देगा, उस फॉर्म में हम लोग
अपने वो आर्टिकल में अपलोड करेंगे। रॉबविस टूल पे मैंने क्लिक किया है। आपने यहाँ नीचे आना है, इसका आपने डाटा सेट को डाउनलोड करना है। अब आपने अपने ना यहाँ एक दफ़ा लिख लेने हैं अपने सारे जो डाटा सेट हैं। आप लिखोगे इधर अपनी स्टडी का नाम, जो जो रिजल्ट्स आपके आए थे यहाँ, आपने वो सारे इधर ऐड कर देने। इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। अब ये जो ऑफिस है ना, वो आपका बहुत सेंसिटिव है टू प्रॉब्लम, इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन पे। तो अगर हमारे सारे लो 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 आ रहे थे तो दैट वाज फाइन, ये इसी तरह ही होगा। अगर आपकी सेकंड स्टडी जो है ना, स्टडी टू आप लिखते हैं, उसका सम कंसर्न आता है, यानी आप लोगों ने जो कैपिटलाइजेशन है उस सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है। इसी को कॉपी करके, अगर मेरा यहाँ सम कंसर्न है तो इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, और मैं इसको अब चलें सेव करती हूँ। फिर अब आपने इस तरह बना ली अपने सारे आरसीटीज की एक फाइल, ये बना ली। इधर आएंगे वापस रॉबिस पे, अपलोड डाटा, रॉबिन टू, यहाँ वो फाइल आप लोग अपलोड करेंगे, एग्जाम्पल फाइल। अभी ये आपको दिखाएगा बना के। अपलोड कंप्लीट, जनरेट प्लॉट। ये जो फिगर आई है ना, आपने अब इसको अपने पास डाउनलोड करना है, इस फिगर को सेव इमेज एज, और ये हम लोग फिगर ऐड करेंगे अपने मैन्युस्क्रिप्ट में। ठीक है, जो आरसीटीज की होगी वो इस तरह करके इमेज आपकी आएगी। जो कोहॉर्ट स्टडीज की होगी वो हमारे पास, जो मैंने आप लोगों को टेबल पहले दिखाया था, न्यू कैसल ओटावा स्केल का, ये वाला मैं आप लोगों के साथ अभी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, वो इस तरह करके आएगा। ठीक है, अपनी तरफ से आपने एफर्ट करनी है, अदरवाइज ये सारा काम एक दो मिनट में एआई भी कर देती है। लेकिन द गुड थिंग इज कि यू डू इट बाय योर सेल्फ, ताकि आपकी जो है क्वालिटी ऑफ जो रिसर्च है वो अच्छे तरीके से कंडक्ट हो। ठीक है, तो ये चीज़ होगी हमारे पास ऑफ क्वालिटी असेसमेंट। इसी को कहते हैं क्वालिटी असेसमेंट, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेट्स टेक लाइक अ 5 मिनट ब्रेक नमाज के लिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट ग्रेड असेसमेंट स्टार्ट करते हैं फिर।
ओके, लेट्स स्टार्ट। ग्रेड असेसमेंट वही बता रही थी मैं आप लोगों को, जैसे कि इट्स अ एडवांस्ड स्किल, बट क्वालिटी असेसमेंट जो है वो तो बहुत बेसिक है, हर कोई कर लेता है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। ग्रेड असेसमेंट आप लोगों को मतलब मोस्टली आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं नेट पे भी नहीं मिलेगी, और इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट, इतना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं ये चाहती थी, पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को ना ही सिखाऊं, कि मैं खुद ही कर दूंगी आप लोगों की स्टडीज़ की, लेकिन बात यह है कि ऑफ कोर्स आप लोग कहीं से सीखोगे नहीं तो फिर कहाँ से ही बंदा सीखेगा, कहीं, क्योंकि कहीं भी ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, अनलेस लाइक यू लर्न इट फ्रॉम आगे पीछे करके दो तीन चीज़ों से, जगहों से। सो आप लोग को मैं अभी स्टार्ट कराती हूँ। कहीं समझ ना आए तो इट्स टोटली फाइन, आप लोगों को मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी, और अदरवाइज लेट्स ट्राई टू मेक इट ईजी, ओके। तो इसको रहने देते हैं। ये होता है ग्रेड असेसमेंट का टेबल। जैसे भी हम लोगों ने कोहॉर्ट स्टडीज़ का किया था, कि उसमें हम लोगों ने कोहॉर्ट का एक टेबल था, जिसमें स्टडीज़ थी और उसके आगे उनको स्टार्स दिए हैं, ठीक है। उसी तरह हम लोगों ने किया है आरसीटीज़ का, कि हमारे पास एक ट्रैफिक लाइट प्लॉट बन गया, ठीक है। उसमें जो है हम लोग एक एक स्टडी को चेक कर रहे थे। इसमें आपने क्या करना होता है, ग्रेड असेसमेंट में आप स्टडी को नहीं चेक करते, आप आउटकम को देखते हो। जैसे कि आप लोगों के अभी एक्सट्रैक्शन शीट जब इंशाल्लाह फाइनलाइज भी हो जाएंगी ना, दो ग्रुप्स ने तो कर ली हैं और थोड़े से रहते हैं अभी ग्रुप्स ही, तो आप लोगों ने क्या ये होगा कि आप लोग एक्सट्रैक्शन शीट जैसे ही फाइनलाइज होंगी तो आप लोगों के आउटकम्स कुछ निकलेंगे। दे आर लाइक द प्राइमरी आउटकम्स, जो आपका मेन होता है, जैसे कि अभी ये पीछे वाली जो हमारी स्टडी थी सरमाग्लूटाइड एंड टिrzepatide का हम देख रहे थे, तो उसमें हमारा जो मेन आउटकम था दैट इज वेट लॉस ऑफ कोर्स, ठीक है। और कुछ होते हैं सेकेंडरी आउटकम्स होते हैं। तो हर उन आउटकम्स पे आपने इस तरह का ग्रेड असेसमेंट का आपका टेबल बनता है। अब दिस इज नॉट अबाउट द स्टडी, दिस इज अबाउट द आउटकम। आपने ये बस चेक करना है कि जो आपका आउटकम था, क्या वो सही तरीके से असेस हुआ है या नहीं असेस हुआ, ठीक है। अब हम लोग स्टडीज को नहीं क्रिटिसाइज कर रहे, नाउ वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन कि वो आउटकम ठीक हुआ है चेक या नहीं। तो आप लोगों का पहला टेबल बनेगा, इसको मैं ना उधर बनाती हूँ। ओके, चलो इधर से स्टार्ट करते हैं। पहला आप लोगों का कॉलम जो होगा दैट वुड बी अबाउट द आउटकम, ठीक है। चाहे आप लोग रखते हो कोई भी आउटकम का नेम रखते हो, पेन स्कोर, पेन का रख लेते हैं, पेन के लेवल्स हैं, वेट लॉस है, जो भी चीज़ है, ठीक है। यू एड द आउटकम हेयर, ओके। वेट जो आप लोगों ने जिस पे एनालिसिस करोगे, अभी कुछ थोड़ी सी चीज़ें होंगी जो आप लोगों को समझ नहीं आ रही होंगी, क्योंकि आप लोगों ने एनालिसिस स्टार्ट नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह आप जब आप लोग एनालिसिस स्टार्ट करोगे ना तो फिर आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और रिकॉर्डिंग्स इंशाल्लाह आप लोगों के पास फुल टाइम अवेलेबल होंगी। सो यू कैन वॉच इट 2 टाइम 3 टाइम्स, और फिर इंशाल्लाह आप लोगों को आ ही जाएगी ग्रेड असेसमेंट, ताकि आफ्टर डूइंग द एनालिसिस। ओके, सो पहले आप लिखते हो अपना आउटकम, ठीक है। आउटकम का नाम, जैसे अब हमारे पास ये आउटकम है, हम लोग इसी को चूज करेंगे सारी समझने के लिए। मोटेलिटी आउटकम है, और ऑन द लेवल्स ऑफ फिल्टर सेरेब्रल एम्बोलाइजेशन डिवाइस है, और अगर एम्बोलाइजेशन डिवाइस यूज हुई है तो मोटेलिटी हुई या नहीं हुई, और अगर नहीं यूज हुई तो कितनी मोटेलिटी हुई, ठीक है। दिस इज लाइक द इवेंट्स, कंट्रोल, इंटरवेंशन ग्रुप एंड द कंट्रोल ग्रुप, ओके। ठीक है, अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ मैं लिख लूंगी मोटेलिटी अपने आउटकम में। आगे आप लोगों ने लिखना है कि कितने टोटल पार्टिसिपेंट्स थे जो इस आउटकम में आपने असेस किए, वो कहाँ से आपको मिलेगा, वो यहाँ से मिलेगा टोटल से। इन दोनों को आप लोग ऐड कर लोगे, टोटल यानी टोटल पार्टिसिपेंट्स, टोटल इंटरवेंशन ग्रुप के, टोटल कंट्रोल ग्रुप के, यानी हमारा कितना चला जाएगा, कोई 10,000 पे चला जाएगा, ठीक है। दैट इज लाइक द टोटल ऑफ योर, कितने पार्टिसिपेंट्स थे जिनके ऊपर आपने ये आउटकम चेक किया। सो आप इंटरवेंशन ग्रुप के लोगों को, आउटकम कंट्रोल ग्रुप के दोनों को ऐड करोगे, दैट वुड बी 10,000। चलिए हम इसको ना साथ साथ बनाते जाते हैं, अपना एक्सेल की शीट बनाते हैं। एक्सेल नहीं, वर्ड पे बनाना चाहिए, वर्ड। इसका भी मैं टेम्पलेट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है, इसका जो बनाने का टेम्पलेट है। ठीक है, इसको ना मैं पीछे से व्हाट्सएप को बंद कर दूँ, काफ़ी शोर कर रहा है। ओके, सो लेट मी ऐड हेयर, इंसर्ट करती हूँ मैं टेबल 1 2 3, और ओके लेट्स गो फॉर दिस राइट नाउ। फर्स्ट मेरा है आउटकम, ठीक है। सेकंड मैं करती हूँ, मैं कर रही हूँ मोर्टेलिटी के ऊपर, ठीक है। मोर्टेलिटी आउटकम अपना रख रही हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी सैंपल साइज है। सेकंड हमारे पास है
Second one is number of participants in how many studies. Okay, number of participants, वो कितने हमारे पास आ गए हैं, इन दोनों को मैं अपने पास ऐड कर लूंगी। टोटल करूंगी 5609 5491 को 11,000 के करीब आ जाएंगे तकरीबन। मैं कह देती हूँ 11,000 मेरे पास टोटल पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं। नेक्स्ट मेरे पास है अगला जो कॉलम है, उसमें आपने बताना है कि इफेक्ट एस्टिमेट कितना है, जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है वो क्या है। ठीक है, इसमें मैं लिखती हूँ इफेक्ट एस्टिमेट। इफेक्ट एस्टिमेट आपको कहाँ से पता लगेगा, जो आप लोगों का जो रेवमेंट पे आप लोग एनालिसिस करोगे ना, ये आप लोगों के लास्ट सेशन में से सारा दिखाया था। ये बहुत आसानी से हो जाता है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कहाँ से आया है, लेकिन जब इंशाल्लाह आप लोग एनालिसिस करोगे ना, तो ये प्रॉपरली जब एनालिसिस करते हैं तो तब ये सारी चीज़ सारा एक खुद ही रेवमेंट ही सारा बना देता है। उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये होता है इफेक्ट एस्टिमेट, जो रिस्क रेशो हमने निकाला हुआ है। तो 0.88 और ये जो बीच में वैल्यू है, ये उसका स्टैंडर्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो इसको हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे। यानी एक ही टेबल से सब कुछ आपको मिल गया। 0.88, 0.7, 0.12, आई गेस 1.12, ये आपने उधर लिख दिया। नेक्स्ट कॉलम हमारा किस चीज़ का है, अब आगे सारे बायस स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, रिस्क ऑफ बायस, इनकंसिस्टेंसी, इम्प्रिसिजन, इनडायरेक्टनेस, और दो और आ जाएंगे, पब्लिकेशन बायस, एंड लास्ट इज ओवरऑल बायस। ठीक है, इनमें कुछ मुश्किल नहीं हुई, सिंपल हमने आउटकम का नाम लिखा, टोटल पार्टिसिपेंट्स का नाम लिख दिया और अपने इफेक्ट एस्टिमेट का नाम लिख दिया। अब ये जो तीन चीज़ें हैं ना, ये जो अब आगे बायस हैं, यानी ये वो पांच डोमेन्स हैं जो अभी हम लोग आरसीटी के जैसे कर रहे थे ना, ये पांच डोमेन्स को अब हमने आंसर करना है और ये डिसाइड करेंगे कि हमारा एंड पे ग्रेड क्या आता है। ओके, सो इट्स अ जनरल रूल ऑफ थंब कि आरसीटी जो होता है ना, उसको हम लोग हमेशा हाई ग्रेड देते हैं, हाई ग्रेड फॉर आरसीटी, और मॉडरेट ग्रेड देते हैं अगर आपकी कोहॉर्ट स्टडीज हैं। ठीक है, हम लोग हाई ग्रेड दे देंगे आरसीटी के लिए फॉर मॉडरेट फॉर कोहॉर्ट, एंड यहाँ से अब हम लोग डाउन करें, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम हाई से नीचे डाउनग्रेड करेंगे। ठीक है, और अगर कोहॉर्ट है तो उसको हम लोग फर्दर डाउनग्रेड करेंगे। तो हम ये इमेजिन करते हैं कि अब ये वाली जो सारी स्टडीज़ हैं, इसमें जो इंक्लूडेड हैं, इफ़ दे आर ऑल आरसीटीज, तो अभी हमारा ग्रेड क्या होगा, अभी हम कहेंगे कि हम इस आउटकम का ग्रेड हाई चल रहा है। ठीक है, अब अगर कोई प्रॉब्लम होगी इन सारी चीज़ों में, तो फिर हम इसको डाउनग्रेड करते जाएंगे। डाउनग्रेड का मतलब ये है कि इसमें फोर ग्रेड्स होते हैं, हाई, मॉडरेट, लो, वेरी लो। लेकिन हमने स्टार्ट किससे करना है, अगर आरसीटीज हैं ये सारे, जो ये सारी स्टडीज हैं, इफ दे आर ऑल आरसीटीज आई विल स्टार्ट विद हाई, इफ टू आर आरसीटीज, थ्री आर कोहॉर्ट्स, आई विल स्टार्ट विद मॉडरेट। ओके, अगर इवन तीन आरसीटीज हैं, एक कोहॉर्ट है, फिर भी आपने मॉडरेट करना है, मॉडरेट ही से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोहॉर्ट की वजह से आपका वो आउटकम जो है, उसका ग्रेड जो है इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर लेकिन एक आउटकम सिर्फ आरसीटीज ने रिपोर्ट किया हुआ है, तो आप लोग हाई से स्टार्ट करोगे। ओके, ये हमने स्टार्ट कर दिया फ्रॉम हाई से। थोड़ा सा एक एक चीज़ है जो थोड़ी सी इसमें एक स्टेप आगे है। अगर आपके पास आ जाता है ये वाली जो स्टडीज़ हैं, इनमें से दो कोहॉर्ट हैं, तीन आरसीटीज़ हैं, तो आपने फिर इसका दोनों अलग तरीके से एनालिसिस करना है। तो चलो उस पर हम लोग थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी चीज़ों में नहीं जाते, अभी हम लोग बेसिक स्टफ पे रहते हैं। ठीक है, ये मेरा आउटकम है, ये मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैंने इस पे अपना इफेक्ट एस्टिमेट लिख दिया, जो मैंने सिंपल अपने रेवमेंट का जो मेरा एनालिसिस हुआ था इससे डाटा लिया है। अभी मैंने कुछ भी न्यू चीज़ नहीं की। और मैंने ये सपोज किया है कि ये जो सारी स्टडीज़ हैं जो इसमें गिवन है, ये सारी कोहॉर्ट स्टडीज़ हैं। ठीक है, आरसीटीज़ हैं, तो मैंने अपना पहले ग्रेड लगा दिया हाई। अब अगर इन सारे बायसनेस में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इसको डाउन करती जाऊंगी। तो सबसे आसान जो होता है वो होता है इनडायरेक्टनेस वाला। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं। इनडायरेक्टनेस का मतलब ये होता है कि आपने क्या कोई ऐसी स्टडी तो इंक्लूड नहीं की इन आरसीटीज में जो आपके पीको पे या जो भी पाइको पे जो भी वट एवर यू सेड, उस पर प्रॉपर फॉल नहीं कर रही। यानी अगर मेरा आरसीटी है, मेरा सरमा मैं कर रही हूँ ऑन कोई भी ड्रग फॉर पोलीसाइथीमिया वेरा, और मैंने कोई एक ऐसी स्टडी इंक्लूड कर दी है जस्ट टू इंक्रीज माई नंबर ऑफ आरसीटीज, जो कि पूरे माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स को डील करती है, मतलब एक ब्रॉडर कैटेगरी पे चली गई हूँ।
या फिर मैंने कोई एक और ड्रग चेक कर रही हूँ जो कि कोई खास स्पेसिफिक कैंसर को, लंग कैंसर को चेक करता है, लंग कैंसर के स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को। लेकिन मैंने एक आरसीटी इंक्लूड किया हुआ है अपनी स्टडीज़ में, जो कि जो कि सारे ऑल लंग कैंसर्स को ट्रीट करता है। तो इसका मतलब है कि मेरा बायसनेस उसमें ज़्यादा है, तो तब मैं इसको डाउनग्रेड करूँगी, जो कि मोस्टली होता नहीं है। तो इसको मैं कर दूँगी, यहाँ मैं लिखूँगी नॉट सीरियस, कि मतलब बायस नहीं है, और ये इधर ही स्टे करेगा। ठीक है, दिस इज़ द इजीएस्ट टू आंसर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इम्प्रिसिजन, इनकंसिस्टेंसी एंड रिस्क ऑफ बायस। अब इनको हमने देखना है। रिस्क ऑफ बायस पे स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हमारा ट्रैफिक प्लॉट बना था फॉर ये हमारा ट्रैफिक प्लॉट बना था फॉर एन आरसीटी। ओके, कि हमने अपना ट्रैफिक प्लॉट इस तरह बनाया था कि ये मेरी 4 स्टडीज़ हैं, जो कि हमारी ये पीछे ही स्टडीज़ हैं, ये सारी आ गई हैं, और उनका ये ट्रैफिक प्लॉट है। अब हम लोग अपना आंसर कर रहे हैं, ये वाला रिस्क ऑफ बायस का जो है ना, इस चीज़ को आंसर कर रहे हैं। ये थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ट्रिकी हैं, अदरवाइज इट्स नॉट इतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। अब आपने देखना है कि आपकी कितनी स्टडीज़ जो हैं जिनमें आ रहा है, ये वो कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टडी जो है इट्स लो रिस्क, सेकंड स्टडी जो है उसमें सम कंसर्न्स, फिर लो रिस्क, और आखिरी वाली में भी सम कंसर्न्स हैं। ठीक है। अब आपने इस तरह नहीं करना कि आप कहोगे कि 3 स्टडीज़ में नहीं है कंसर्न और आखिरी वाली में है, 2 में है। अगर लो कंसर्न वाली कितनी है हमारे पास, 2 हैं। नहीं, लो कंसर्न वाली 3 हैं, सम कंसर्न वाली 2 स्टडीज़ हैं। इस तरह आप अपने पास लिखोगे। हाई कंसर्न वाली कितनी है, 0। अब हम लोग इसमें नहीं सिर्फ रहेंगे कि स्टडीज़ कितनी है, हमने इस स्टडी की वेटेज भी देखनी है। वो भी आप लोगों को रेफरेंस से ही मिलेगी, वेटेज ये लिखी होती है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि हमारी लो कंसर्न वाली कौन कौन सी हैं। जो सम कंसर्न वाली हैं, कैपेडिक है और मेहम है। ओके, इसमें मैं जाती हूँ, इन दोनों का मैं देखती हूँ कि सम कंसर्न का वेटेज कितनी है। कैपेडिक इज़ 8.8 एंड मेहम इज़ 0.6। ये मैं आप लोगों से वैसे ग्रेड असेसमेंट एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि आप लोग करो। ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगी कि हम लोग खुद ही करेंगे, लेकिन दिस इज़ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कि आप लोगों को अ, अगर आप लोगों को करना सीखना चाह रहे हो तो वो आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, 8.8 प्लस 0.6 हम करेंगे, तो टोटल वेटेज कितनी होगी, 9.4 ऑफ सम कंसर्न। ठीक है, सम कंसर्न वालों की इतनी है। व्हाट अबाउट लो कंसर्न, 3.1, 27.9, 59.6। ओके, 3.1, 57.9, 9.6, उन स्टडीज़ की जिनमें ये कंसर्न है उनकी वेटेज हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये आ जाएगा टोटल 91, 91.6%। ठीक है, अब हमने देखना है कि इन दोनों में से कौन सा जो है बड़ी है, मतलब वैल्यू किसकी है ज़्यादा है। तो यही आ रहा है हमारे पास कि लो कंसर्न वाली जो स्टडीज़ हैं वो 91.6 उनकी वेटेज है, यानी वही डोमिनेट कर रही हैं मेजरली। सम कंसर्न वाली सिर्फ हैं, थोड़ी सी स्टडीज़ हैं जो कि सिर्फ 9.4% कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा जो है इसमें बायसनेस कम है, लो कंसर्न हम कर देंगे, और हम इधर लिख देंगे कि इसमें बायसनेस इस आउटकम में नहीं है, नॉट सीरियस कर देंगे। ठीक है, अब मैं इसको आप लोगों को ऑपोजिट बताती हूँ कि व्हाट इफ़ इट हैड बीन कि सम कंसर्न वाली स्टडीज़ ज़्यादा हैवी होती, उनकी वेटेज ज़्यादा होती, और ये कम होती। मतलब सम कंसर्न ज़्यादा हो गया है और लो कंसर्न जो है वो उसकी वेटेज कम है, यानी अब तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा कंसर्न जो है, जो आउटकम है वो थोड़ा सा अफेक्ट हो रहा है, उसका ग्रेड अफेक्ट हो रहा है इसमें। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि अब हमें ग्रेड को डाउन तो करना पड़ेगा, लेकिन कितना डाउन करना है उस चीज़ को हम देखेंगे। अगर तो आपका सिर्फ, अब इसमें जो है 2 चीज़ें लिखनी है आपने। अगर तो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी था, हाँ, सम कंसर्न में अगर वन डोमेन इन्वॉल्व है तो इसका मतलब है कि आपने उसको नॉट सीरियस कहेंगे और डाउन नहीं करेंगे, डाउनग्रेड नहीं करेंगे। इसमें कितने डोमेन्स इन्वॉल्व हैं, सिर्फ वन डोमेन इन्वॉल्व है ना, जो कि 2 स्टडीज़ को ख़राब कर रहा है। राइट, मतलब कि सिर्फ D1 में प्रॉब्लम है। तो फिर हम कहेंगे कि वन डोमेन इज इन्वॉल्व, इट्स नॉट सीरियस। हम इधर लिख देंगे कि नॉट सीरियस, और अपना इसको डाउनग्रेड नहीं करेंगे। अगर इस तरह होता कि यहाँ भी कुछ येलो होते, जो हमने ट्रैफिक प्लॉट बनाया था, 2 से 1 से ज़्यादा डोमेन इन्वॉल्व होता,
तो फिर हमें लिखना पड़ता कि सीरियस, और हम इसको एक डाउन करते, हम इसको यहाँ चेंज करते मॉडरेट पे। ओके, दिस इज फॉर सम कंसर्न। अगर लो कंसर्न की वेटेज ज़्यादा आती है, आप डाउनग्रेड नहीं करोगे। अगर सम कंसर्न की वेटेज ज़्यादा आती है, जैसे कि 91.6% आ गया है, तो इसमें हमारे पास दो सिनेरियोज फर्दर ओपन हो जाएंगे। अगर तो एक डोमेन इन्वॉल्व है, जैसे कि डोमेन 1, तो इसका मतलब है आपने डाउनग्रेड नहीं करना। अगर दो डोमेन्स इन्वॉल्व हैं, आप डाउनग्रेड करोगे। हाई कंसर्न आ जाता है, इधर कोई भी ट्रैफिक प्लॉट रेड वाला होता है, आप डाउनग्रेड हमेशा करोगे, ठीक है। अगर तो उसमें भी अगर दो डोमेन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपने डबल डाउनग्रेडिंग करनी है। यानी अगर इसमें दो हाई होते, दो हाई कंसर्न वाले आ जाते, तो हम इसको हाई से, पहले हाई था ना हमारे पास, हाई ग्रेड थी, तो आपने 2 पॉइंट्स को डाउन करना है। 2 पॉइंट्स का मतलब यह है कि आप हाई से मॉडरेट पे लाओगे, मॉडरेट से लो पे लेके आओगे। अगर तो इसमें ज़्यादा रेड हैं, रेड प्लॉट्स आते हैं, जैसे कि ये देखें इसमें रेड प्लॉट्स हैं, तो अगर हम लोग इसको देखें ना, तो यहाँ देखिए रेड प्लॉट्स, ये एक डोमेन में भी रेड हैं, इसमें भी रेड हैं, इसमें भी रेड हैं, तो फिर हम कहेंगे यार इसकी ग्रेड, इसका जो ग्रेड है हमें ड्रॉप करना पड़ेगा टू 2 पॉइंट्स। ठीक है, रिपीटिंग इट अगेन, एक दफ़ा मैं आप लोगों के साथ रिपीट करती हूँ। ग्रेड असेसमेंट का आप लोगों ने इस तरह का टेबल बनाना है, यहाँ हमने आउटकम लिखा है, इधर हमने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स डाल दिए। ये सब कुछ जो है, ये तीन चीज़ें तो बिल्कुल बेसिक हैं, ये आपको रेवमेन से मिल जाएंगी। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, ये पांच चीज़ों को हमने एक्सप्लेन करना है। अगर हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, हम ग्रेड एक्सप्लेन कर लेंगे। पहली चीज़ जो सबसे आसान है, उसको हम पहले कर देते हैं, इनडायरेक्टनेस, जो कि हम मोस्टली नहीं करते। ये लोग वो करते हैं जिनका ऐसी स्टडीज़ इंक्लूड कर रहे होते हैं पाइको में जो कि रिलेटेड नहीं भी होती, जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है सरमास के साथ। हम लोग मोस्टली फॉलो करते हैं अपने पाइको को, हम उसको फॉलो करते हैं कि यार हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारा जो इंटरवेंशन है, उसको हमने फॉलो करना है। तो हम कहेंगे कि नॉट सीरियस, और हम इसको मेंटेन रखेंगे कि उसको डाउनग्रेड हमने नहीं किया। फिर हमने जो है, अब जो है मेन हम इस चीज़ को देख रहे हैं, रिस्क ऑफ बायस को। वो हमने देखा, अपना ट्रैफिक प्लॉट ओपन किया, जो भी हमने क्वालिटी असेसमेंट की थी, और हमने देखा कि यार हमारी जो स्टडीज़ हैं, उनमें कौन सी कितनी स्टडीज़ जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो हमें पता लगा कि दो स्टडीज़ जो हैं उनमें सम कंसर्न्स हैं। उन दो स्टडीज़ की हमने अपने जो प्लॉट से उनकी वेटेज देख ली, 3.1, 0.6, जो कि बहुत छोटी सी आई। तो हमने कहा कि वी डोंट नीड टू डाउनग्रेड। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ यूज़ आई है? सिर्फ अपना आउटकम का प्लॉट जो आप रेवमेन पे बनाओगे, और आपकी जो क्वालिटी असेसमेंट आपने की है, ठीक है। तो लो कंसर्न, सम कंसर्न, हाई कंसर्न, हम वी विल नॉट डाउनग्रेडेड। अगर तो दो डोमेन्स आ जाते हैं, जैसे कि इसमें सिर्फ एक डोमेन इन्वॉल्व है, तो हम डाउनग्रेड नहीं करेंगे। अगर दो डोमेन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसमें येलो येलो दो में लाइट्स आ रही हैं, तो वी विल गो फॉर डाउनग्रेडिंग इट। अगर एक भी जगह पे रेड आ जाती है, तो आपने उसको डाउनग्रेड करना है। ओके, तो ये तो था आरसीटीज के लिए। वट अबाउट वट अबाउट न्यू कैसल ओटावा स्केल, उसमें उसका थोड़ा आसान चीज़ें हैं। उसमें यह है कि अगर आपके पास 7 से 9 तक अगर स्कोर है, तो आप डाउनग्रेड नहीं करोगे, दैट मीन्स गुड क्वालिटी। अगर आपके पास 5 to 6 है, तो आप डाउनग्रेड बाय 1। अगर उससे पुअर क्वालिटी है, तो आप करोगे डाउनग्रेड बाय 2। ओके, जो आपको जितने स्टार मिलेंगे, अगर 7 to 9 स्टार मिले हैं, तो डाउनग्रेड नहीं करोगे। 5 to 6 स्टार्स हैं, तो डाउनग्रेड करेंगे बाय 1। अगर उससे कम है, तो डाउनग्रेड करेंगे बाय 2। ओके, तो दैट वाज फॉर आप लोगों का रिस्क ऑफ बायस का, ठीक है। अगर हम कह देते हैं इसको कि ये हमारा नॉट सीरियस है, और हमने इसको डाउनग्रेड नहीं किया। नेक्स्ट है हमारे पास इनकंसिस्टेंसी। दो तीन रह गए हैं अभी हमारे पास, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी है, इम्प्रिसिजन और पब्लिकेशन बायस। इनमें जो सबसे आसान है वो पब्लिकेशन बायस को एक दफ़ा हम देख लेते हैं। जब आप लोग इधर जाते हो ना रेवमेन पे, रेवमेन ऐसे मैंने ओपन इसलिए नहीं किया हुआ क्योंकि मेरे पास अभी डाटा उसके नहीं थे। रेवमेन पे जहाँ आप लोग फॉरेस्ट प्लॉट पे क्लिक करते हो, साइड पे फनल प्लॉट का भी ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। अभी मुझे वरना सारा डाटा उसमें फिर से डालना पड़ेगा। तो फिर आपने फनल प्लॉट पे क्लिक करना है। फनल प्लॉट जो होता है, हम लोग पब्लिकेशन बायस हमेशा तब करते हैं अगर हमारे पास 10 स्टडीज सेकेंडरी स्क्रीनिंग में इंक्लूड हुई होती हैं। अगर 10 स्टडीज इंक्लूड नहीं होती, तो वी डोंट गो फॉर पब्लिकेशन बायस। ओके, मतलब ऑल दो शर्मा जिनमें 10 से कम स्टडीज होती हैं, उन पे ये जस्टिफाइड ही नहीं होता, उस पर हम लोग सिर्फ यहाँ लिख देते होते हैं नॉट रिपोर्टेड। बस इसको नॉट रिपोर्टेड करके उसको हम अपने ग्रेड को मेंटेन करते हैं। अगर तो हमारे पास इस तरह का अवेलेबल है पब्लिकेशन बायस, इस तरह का फनल प्लॉट आपका बन रहा है कि इसमें सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टडीज़ हैं, तो आप क्या करोगे कि आप कहोगे कि इसमें
पब्लिकेशन बायस नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार नहीं, ये जो है इसका जो ट्राइंगल है इट्स नॉट दैट मच प्रॉपर, और यहाँ मतलब बहुत एम्प्टी स्लॉट्स हैं, इस साइड पे ज़्यादा है, इस साइड पे नहीं है, तो यू विल से कि देयर इज़ अ पब्लिकेशन बायस, और उसमें हम लोग डाउनग्रेड करेंगे। अब फनल प्लॉट होता किस तरह, क्या चीज़ है, देर इज दिस, यहाँ सैंपल साइज आ रहे होते हैं और यहाँ वो अफेक्ट एस्टिमेट हैं, और ये हर एक जो स्टडी है ना, ये डॉट जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ स्टडी जो आपने इंक्लूड किया है फनल प्लॉट में। जैसे कि अगर हम लोग इसका फनल प्लॉट बनाते हैं ना, ये वाली जो है, तो इसके सिर्फ 5 डॉट्स बनते हैं, तो उस पर तो वैसे भी आपको पब्लिकेशन बायस नहीं चेक करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ लेस देन 10। ओके, आई नो इट्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग स्टफ, लेकिन स्टिल अगर मुझे है कि आप लोग बाद में इंशाल्लाह व्हेन यू विल गाइस वी डन विद द एनालिसिस, तब आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। तो अगर तो आपकी स्टडीज़ जो हैं सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनके रिस्क रेशो सारे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो आप कहोगे इसमें पब्लिकेशन बायस नहीं है। और अगर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो इसका मतलब है कि उसमें पब्लिकेशन बायस है। और वो किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, वो काफ़ी थ्योरेटिकल चीज़ें आ जाती हैं। उसमें ये होता है कि आपने सैम्पल साइज यानी बड़ा है, उसका स्टैंडर्ड एरर नहीं है, रिस्क रेशो फेवर्स ट्रीटमेंट्स कर रहा है या नहीं, वो फिर थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा हैं। अगर फॉर एग्जांपल सपोज करें कि ये स्टडीज़ जो हैं ये सारी इधर कंसंट्रेटेड हैं, यानी ये फेवर कर रही हैं ट्रीटमेंट को, और कुछ स्टडीज़ हैं जो इस साइड पे हैं, वो कर रही हैं फेवर कर रही हैं कंट्रोल को। तो अगर हमारे पास ये बिल्कुल सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हम कहेंगे कि इक्वल स्टडीज़ हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं ट्रीटमेंट को और कंट्रोल को, और यानी हमने इक्वल नंबर ऑफ स्टडीज़ अपने सरमा में इंक्लूड किए हैं, यानी हमने कोई बायसनेस नहीं की। हमने ऐसा नहीं किया कि हमने जो स्टडीज़ नेगेटिव रिजल्ट्स रिपोर्ट करी थी हमने उनको आउट कर दिया। हमने इक्वल नंबर ऑफ स्टडीज़, जो सारे आरसीटीज हुए थे हमने सारे इंक्लूड किए हैं, सो देर इज़ नो पब्लिकेशन बायस। ओके, और अगर इस तरह का आपके पास आ जाता है कि इस साइड पे ज़्यादा है इधर कम है, तो इसका हम कहेंगे कि देर इज़ अ पब्लिकेशन बायस। पब्लिकेशन बायस जो है ये आपके हाथ में इतना है भी नहीं। ऐसा हो सकता है कि एस्पिरिन के ऊपर आरसीटीज कंडक्ट हुए हों और उसके नेगेटिव पॉइंट्स पे आरसीटीज कंडक्ट ही ना हुए हों, तो फिर आपका सरमा जो है थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज्ड है कि उसके ऊपर कोई स्टडी ही नहीं हुई उसके साइड इफेक्ट्स के ऊपर। तो हम कहेंगे कि देर इज़ अ पब्लिकेशन बायस। पब्लिकेशन बायस की आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द मीनिंग। इसका मतलब यह है कि जो स्टडीज़ पब्लिश हो रही हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि नेगेटिव स्टडीज़ ही पब्लिश नहीं हो रही। हमें किसी चीज़ को साबित करने के लिए कि ये ड्रग अच्छा है फॉर एनी डिजीज़, वी नीड टू हैव द स्टडीज़ जो उसको सपोर्ट कर रही हैं, जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को स्टडी कर रही हैं, और ऐसी स्टडीज़ भी हमें चाहिए जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स को स्टडी कर रही हैं। तो अगर हमारे पास सिर्फ अच्छी स्टडीज़ आ रही हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्टडीज़ प्रॉपरली पब्लिश नहीं हो रही, तो पब्लिकेशन बायस। अगर 10 से कम स्टडीज़ हैं तो हम लोग पब्लिकेशन बायस को रिपोर्ट ही नहीं करेंगे। लास्ट टू हमारे पास रह गए हैं, इनकन्सिस्टेंसी एंड इम्प्रिसिजन। ओके, इसको हम देख लेते हैं। इनकन्सिस्टेंसी, पहले इम्प्रिसिजन को देखते हैं। इम्प्रिसिजन जो है ना, 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपकी पी वैल्यू, आपका सैंपल साइज, आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल। ओके, पी वैल्यू जो है ये भी हमें यहाँ से ही मिलेगी। इसको अब हम नीचे मूव करते हैं अपने पास। आपने पी वैल्यू कहाँ से देखनी है, यही आपका प्लॉट था, इधर से आप पी वैल्यू देखते हो। इफ इट इज लेस देन 0.05, सॉरी ये, इफ इट इज लेस देन 0.05 इट शुड बी, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये बड़ी है, 0.05 से बड़ी है, यानी आपका पी वैल्यू अगर नॉट सिग्निफिकेंट आ जाती है। सैंपल साइज 2000 से बड़ा होना चाहिए, पी वैल्यू सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, और कॉन्फिडेंस इंटरवल में ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। इनमें से अगर एक चीज़ भी पॉजिटिव हो गई आपको डाउनग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी अभी हम अपना पी वैल्यू देखते हैं। पी वैल्यू हमारी सिग्निफिकेंट नहीं आई, यानी अभी ही हमें डाउनग्रेड करना पड़ जाएगा। तो वी विल राइट हेयर कि हमारी इम्प्रिसिजन सीरियस है। सीरियस का मतलब ये है कि मुझे डाउनग्रेड करना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी कि मॉडरेट। अब मैं मॉडरेट पे आ गई हूँ। अब चाहे ये वाला भी, इसके ये भी पॉजिटिव हो जाए, ये भी पॉजिटिव हो जाए, आप सिर्फ वन टाइम डाउनग्रेड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा डाउनग्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर इम्प्रिसिजन यू कैन ओनली डाउनग्रेड वन टाइम। पी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं आई मेरे पास, सैंपल साइज लेकिन मेरा 2000 से ज़्यादा था। और व्हाट अबाउट द कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स जो है ना, अब आपने इनकी वैल्यूज देखनी है। ये जो अफेक्ट एस्टिमेट लास्ट में जो आपका रेशो था ना, इसकी वैल्यू देखनी है। अगर वो इन वैल्यूज को इंक्लूड कर रहा है इसका मतलब है कि ये आपको डाउनग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमने लाइन ऑफ नो इफेक्ट पढ़ा था कि अगर आपकी सेंटर लाइन आ जाती है
इसमें हमारे पास थी, यस, फॉरेस्ट प्लॉट में जो सेंटर लाइन आ जाती है, इसका मतलब ये है कि आपका रिजल्ट जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। 0.75 से 0.25, इज इट इंक्लूडिंग 0.75 टू 0.25? यस, इट इज इंक्लूडिंग दोज वैल्यूज। यानी कि जीरो को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, 0.70 है, फिर 0.60, 0.50, फिर जीरो आएगा, फिर आगे जाएगा। तो इसका मतलब है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है। तो मतलब इसका है कि हमें डाउनग्रेड करना पड़ेगा, हमारा वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है, पी वैल्यू भी इनसिग्निफिकेंट है, कॉन्फिडेंस इंटरवल भी हमारा जीरो को क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब वी हैव टू डाउनग्रेड वंस। तो हमने इसको यहाँ डाउनग्रेड कर दिया, हाई से मॉडरेट पे ले आए हैं। लास्ट चीज अब हम देखते हैं, दैट इज इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी में आपने हेट्रोजेनिटी देखनी है। अब आपने इन वैल्यूज को देखना है। वंस अगेन पी वैल्यू को देखेंगे, पी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है, इट इज लेस देन 0 पॉइंट, नहीं, पी वैल्यू इज सिग्निफिकेंट, इट इज लेस देन 0.1। पी वैल्यू हमारे पास सिग्निफिकेंट आ गया, इसको नॉन सिग्निफिकेंट होना चाहिए। हेट्रोजेनिटी देखते हैं कितनी है हमारे पास, जीरो है, ठीक है, चलेंगे, एक अच्छी चीज हो गई है। इसको यानी हम नेगेटिव कर देंगे, ये पॉजिटिव है, मतलब ये डाउनग्रेड को सपोर्ट कर रहा है। कॉन्फिडेंस इंटरवल वही वाली बात है कि जीरो को तो क्रॉस नहीं कर रहा, तो ये क्रॉस कर रहा है, इसको भी हमें करना पड़ेगा पॉजिटिव। और इफेक्ट साइज, अच्छा, इस वाले को मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड इफेक्ट साइज। यहाँ से हम फॉरेस्ट प्लॉट ओपन करते हैं, ताकि फिर इसके बाद एंड करेंगे। फॉरेस्ट प्लॉट। ओके, लेट मी ओपन अप वन फॉरेस्ट प्लॉट, लेट्स गो फॉर दिस वन। नहीं, ये नहीं, इसको ओपन करते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना, हम लोग ये वाला जो डोमेन है, इसमें हम बात कर रहे हैं कि हेट्रोजेनिटी है या नहीं है, ठीक है। इसमें हमने प्रिसीजन में हमने बस सिग्निफिकेंस देखी है कि सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए, 20 से 2000 से, लाइन ऑफ नो इफेक्ट को नहीं क्रॉस करना चाहिए, पी वैल्यू भी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। लेकिन इनकंसिस्टेंसी में अब हम लोग हेट्रोजेनिटी को देख रहे हैं, 50% से कम होनी चाहिए, पी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं होनी चाहिए। और अब लास्ट ये दो चीज़ें हैं, इसको एक दफ़ा समझ लें, फिर वी विल एंड द मीटिंग। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हमने देखा था कि ये लाइन को कहते हैं जो इनके अंदर से गुजर रही है। और ये जो डॉट होता है, इसको हम लोग इफेक्ट साइज कहते हैं हर स्टडी का। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल इस तरह का हो कि जैसे कि कोई भी एक ऐसा कॉन्फिडेंस इंटरवल हो, जैसे कि ये स्टडी है जो कि थोड़ी सी लंबी, जिसका कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इफ इट इज इंक्लूडिंग ऑल स्टडीज, यानी इस सारों को कवर कर रही है ना, अगर मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड करूँ, नीचे एक्सटेंड करूँ, इधर से मैं इसको एक्सटेंड करूँ, तो ये क्रॉस करती हुई जा रही है, सबको अपने अंदर इंक्लूड कर रही है, एक्सेप्ट फॉर दिस वन। तो इसका मतलब है कि आपके रिजल्ट्स में हेट्रोजेनिटी है। ऑल स्टडीज आर सपोर्टिंग दिस रिजल्ट, बट देर इज वन स्टडी दैट इज नॉट सपोर्टिंग इट। तो आप कहोगे कि मेरे रिजल्ट्स में हेट्रोजेनिटी प्रेजेंट है, यानी मेरे कॉन्फिडेंस इंटरवल उसको सारों को कवर नहीं कर रहे, यानी दिस थिंग इज सपोर्टिंग कि आप उसको डाउनग्रेड करना पड़ेगा आपको अपनी आउटकम को। सिमिलरली दिस थिंग इज फॉर द अफेक्ट साइज। अफेक्ट साइज का मतलब ये है कि ये सारी स्टडीज कह रही हैं कि इस साइड को सपोर्ट कर रही हैं, और लेकिन एक स्टडी जो है वो आपके रिजल्ट्स को बायस कर रही है। तो अगेन आप इसको कहोगे कि इसमें इसको डाउनग्रेड करना पड़ेगा। फॉर इनकंसिस्टेंसी आप डाउनग्रेड तब करोगे इफ टू आर पॉजिटिव, यानी हमारे पास कितने पॉजिटिव हो गए हैं, 1 2 3, यानी हमें फर्दर डाउनग्रेड करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ लिखेंगे इनकंसिस्टेंसी भी है हमारी, सीरियस लिखेंगे, और फिर हम लोग यहाँ इसको और डाउनग्रेड करके लो कर देंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रेड असेसमेंट। ग्रेड असेसमेंट एक अच्छा स्किल है। अगर आप लोगों को ग्रेड असेसमेंट आती है, मोस्टली पीपल आपको इंक्लूड करते हैं अपने सरमाज में, क्योंकि लोगों को ये काम थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको फोकस्ड होके सारे फॉरेस्ट प्लॉट्स को देखना पड़ता है। लेकिन अगर आपको आ गया है, अगर आपको आ जाता है, आफ्टर एनालिसिस आप लोग एक दफ़ा इस वीडियो को फिर से देखना, तो इट्स अ वेरी गुड स्किल। आप किसी को कह सकते हो मुझे ग्रेड असेसमेंट आती है, और वो आपको अपने मेटा में एक अच्छी पोजीशन पे रखेंगे, ठीक है, और आपका मेटा इंप्रूव कर जाता है इससे काफ़ी ज़्यादा। वंस अगेन स्लाइड, आप लोगों को एक जल्दी सी क्विक सी रिव्यू समरी, एंड देन वी विल कंक्लूड द मीटिंग।
हमने दो क्वालिटी असेसमेंट के दो स्केल्स देखे हैं, न्यू कैसल ओटावा स्केल फॉर कोहॉर्ट स्टडीज एंड रॉबिन्स टू स्केल फॉर द आरसीटीज। ठीक है, वो बहुत बेसिक थे, उसमें कोई स्किल नहीं चाहिए ऐसा। आपने सिर्फ मेथोडोलॉजी पढ़नी है और उसके मुताबिक आंसर्स देने हैं, ट्राई करना है टू बी मोर पॉजिटिव। क्योंकि अगर आप नेगेटिव रहते हो आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपनी स्टडी को कि आपने क्यों उस चीज़ को चूज़ किया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अनबायस्ड करके उसको बिल्कुल ही पॉजिटिव करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है स्टडी में तो यू हैव टू रिपोर्ट इट। गेट इट काउंटर चेक बाय एआई, इट्स गुड, आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। ग्रेड असेसमेंट में आपके पास ये टेबल बनेगा। क्वालिटी असेसमेंट में हमने हमेशा स्टडी को देख रहे थे, ग्रेड असेसमेंट में आपने आउटकम को देखना है। इसमें सिर्फ आपको दो चीज़ें चाहिए, एक आपका जो रेवमेन का प्लॉट था जो आपने उस आउटकम के लिए बनाया था, और एक आपको अपना ट्रैफिक प्लॉट चाहिए, अदरवाइज नथिंग मोर नीडेड। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आप अपने रेवमेन के प्लॉट से इन दोनों को ऐड करके निकाल लोगे। सेकंड चीज़ आ जाएगी इफेक्ट एस्टिमेट्स, वो भी आप रेवमैन की इधर से उठा लोगे। फिर हमने रिस्क ऑफ बायस पढ़ा था, उसको दो दफ़ा रिपीट किया है। इनडायरेक्टनेस को आंसर करते हैं सबसे पहले। पब्लिकेशन बायस आपने फनल प्लॉट से बनाना है, ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर आपकी 10 से ज़्यादा स्टडीज़ हैं। फिर पीछे रह जाती हैं इनकन्सिस्टेंसी एंड इम्प्रिसिजन, तो उसमें जो है आपने इनकन्सिस्टेंसी में हेट्रोजेनिटी को देखना है। उसमें आपने देखना है कि ये इसी प्लॉट में हेट्रोजेनिटी 50 से कम होनी चाहिए, पी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं होनी चाहिए। अगर पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है इट्स नॉट अ गुड थिंग। कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड इफेक्ट साइज में आपने फॉरेस्ट प्लॉट को देखना है कि वो ऐसा तो नहीं है कि जैसे अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड कर रहे हो जैसे, या इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, सबसे बड़ी वाली लाइन को आपने लेना होता है, क्या वो इंक्लूड कर रही है सबको या नहीं इंक्लूड कर रही। अगर नहीं इंक्लूड कर रही इसका मतलब है कि वो डाउनग्रेड करना पड़ेगा। सिमिलरली फॉर इम्प्रिसिजन आपने इन वैल्यूज़ को देखना है, पी वैल्यू को देख लिया, सैम्पल साइज आपका 2000 से ज़्यादा है। अगर नहीं है तो उसके लिए थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्सिटीज़ में थोड़ा सा जाना पड़ता है, उसके लिए आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, वो फिर थोड़ा सा हाई लेवल है। कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है, जो ये वाला आ रहा है, अगर ये ज़ीरो को क्रॉस कर रहा है तो आपको डाउनग्रेड करना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रेड असेसमेंट। इसका आपका इस तरह का टेबल बनता है एंड देन यू आर डन विद इट। ओके, तो अगर आप लोग करना चाहते हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड, मेरा काम भी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग नहीं कर सकते और आप लोग प्रैक्टिस भी नहीं करना चाह रहे तो दैट्स टोटली फाइन। तो फिर इंशाल्लाह फिर वो मैं खुद आप लोगों के लिए उसकी आप लोग की स्टडीज़ की कर देंगे उसकी असेसमेंट। आयशा भी बस ऑनलाइन है। ओके, सो लेट्स कंक्लूड द मीटिंग, और मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ओके, थैंक